हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के करोगे। प्यारे बच्चों, आप सबका एग्जाम करीब आ चुका है, इसलिए हम आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो चैप्टर है, पूरे यूनिट की बात करते हैं, पूरे चारों यूनिट की बात करते हैं, उसके हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, हम इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग पढ़ने से एक फायदा ये होता है कि आपका शॉर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। इसलिए लॉन्ग को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग से ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव पर है या शॉर्ट पर है या लॉन्ग पर है। तो प्यार बच्चों, सबका सोल्यूशन होता है, अगर लॉन्ग पढ़ लेते हो तो आपका सारा प्रॉब्लम ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप देखो मैंने लिखा है ना लॉन्ग क्वेश्चन और मेजर वालों के लिए लाया गया स्पेशल, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर वीडियो में जिक्र करेंगे। इस तरह ध्यान से देखना है किस वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ठीक है, शॉर्ट्स कैसे बनेंगे, हम ये सभी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या करें और इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करें। तो व्यवहार के मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के रूप में, यानी जो आपको बिहेवियर है उसको किस तरीके से बताना है, तो उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से बताना है, ठीक है। उसको किस तरीके से बताना है, मनोवैज्ञानिक तरीके से बताना है, और इसके जो अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उस सारे अनुप्रयोग को भी क्या कर बताना। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु का वर्णन करें, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के कह सकते हो विषय वस्तु का वर्णन करता है। आइए देखते हैं मनोविज्ञान और उसका उद्देश्य क्या है। मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन नहीं है, यह अनुभव और व्यवहार दोनों का विज्ञान है। अगर कोई ये कहता है कि मनोविज्ञान सिर्फ व्यवहार का अध्ययन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यह अनुभव के साथ साथ क्या है, व्यवहार दोनों का विज्ञान है। यानी आपका एक्सपीरियंस भी है और आपका बिहेवियर, इन दोनों का विज्ञान कौन है, तो ये मनोविज्ञान है। अनुभव जो हम महसूस करते हैं, जानते हैं या अनुभव करते हैं। अनुभव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, जो हम महसूस करते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो एक्सपीरियंस भी हम लोग कह सकते हैं इसको। एक तरह से देखा जाए तो क्या कहता है, एक्सपीरियंस भी कहते हैं। जैसे गाड़ी चलाना, अगर आपको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप कोई भी गाड़ी रहेगा, जैसे बाइक चलाना सीख चुके हो, तो कोई भी बाइक रहेगा तो आप ज़्यादातर कोशिश ये करोगे आप बाइक चलाना सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे। तो ये अनुभव होता है। अगर आपको ABCD आता है, क ख ग आता है, क ख ख आता है, ये सब आता है, तो इतना तो हो जाएगा कि आप नाम लिखना सीख जाओगे। तो ये अनुभव की अगर बात किया जाए, तो जो हम महसूस करते हैं, जानते हैं या अनुभव करते हैं, वही क्या होता है, अनुभव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ता है वह परीक्षा में क्या होता है, सफल होता है, तो यह आपका अनुभव है। जो विद्यार्थी पढ़ता है और वो परीक्षा में सफल होता है, तो ये क्या है, हमारा अनुभव है। यानी हम किसी विद्यार्थी को पढ़ता हुआ देख करके ये बता सकते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकता है, ये विद्यार्थी क्या कर सकता है, परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकता है। तो ये क्या है, तो ये कह सकते हो कि ये अनुभव का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। व्यवहार की बात करें, जो बाहर दिखता है जिसे हम देख सकते हैं। व्यवहार की अगर बात करें, जो बाहर दिखता है और जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो बाहर दिखता है जिसे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हंसना, रोना, खाना पीना, पढ़ाई करना, ये सब चीजें होगी, ठीक है। अनुभव के आधार पर मनोविज्ञान की अगर बात करें, तो अनुभव का ज्ञान व्यक्ति को सीधा होता है। अनुभव का जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति पर क्या होता है, सीधा होता है। गुण की बात करें, अनुभव सभी को होता है, समझना आसान है, प्रयोग किया जा सकता है। बातें समझ में आ रहा है। यानी अनुभव की अगर हम लोग बात करें और व्यवहार की बात करें, तो ये दोनों कह सकते हो एक ही कड़ी से मिले हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वालिटी की बात करते हैं, अनुभव सभी को होता है, समझना आसान होता है। अनुभव क्या होता है, सभी को होता है, समझना इसमें क्या होता है, आसान होता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सीमाओं की बात करते हैं, अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। अनुभव क्या होता है, हर किसी के लिए अलग होता है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी क्या होता है, मुश्किल होता है। अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। आपको पता होगा कि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कोई कहता है क्या तुम्हें तैरना आता है, तो कहोगे नहीं हमें तैरना नहीं आता, यानी उसका अनुभव तैरने में नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ पूछे क्या आपको तैरना आता है, हम कहेंगे हाँ भैया हमको तैरना आता है, यानी मेरे पास एक्सपीरियंस है क्या, तैरने का है। अनुभव हमेशा स्पष्ट अर्थ नहीं देता है, और जो एक्सपीरियंस होता है ना अनुभव, ये हमेशा स्पष्ट अर्थ आपको नहीं देगा, मतलब ये लगभग देगा। लेकिन कहोगे एकदम क्लियर दे रहा है अर्थ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कहते ना कि हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम ये काम कर सकते हैं, मतलब मेरे पास अनुभव है, हम ये काम कर सकते हैं। सकते का प्रयोग वहां पर होता है, कैन। यानी ये 100% श्योर नहीं होता है, बट लगभग पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रोना हमेशा दुखी नहीं दिखाता है। जैसे होता है ना कि रोना हमेशा, यानी आंख से आंसू बह रहा है, तो हमेशा दुख का प्रतीक नहीं होगा, वो खुशी का भी प्रतीक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रोना दुख का प्रतीक नहीं हो सकता, वो खुशी का भी क्या हो सकता है, प्रतीक हो सकता है। जैसे होता है कितने लोग कहते हैं ये खुशी के आंसू हैं,
दुख के आंसू नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं। तो इसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक्सपीरियंस 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस कहता है 100% श्योर नहीं होता। आप दौड़ रहे हो गाड़ी के पीछे, तो हो सकता है आप गाड़ी के पीछे 2 वजह से दौड़ रहे हो सकता है कोई आपका गाड़ी लेके भाग रहा है या आपका गाड़ी छूट रहा है। तो एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे दौड़ना है, लेकिन इसके अर्थ जो है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। व्यवहार के आधार पर मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो वाटसन 1912 की बात करते हैं। व्यवहार को मन का संकेत माना गया है। व्यवहार को क्या माना गया है, मन का संकेत माना गया है। बाहरी व्यवहार जो आंखों से देखा जा सकता है, बाहरी व्यवहार जो आंखों से देखा जा सकता है। भीतरी व्यवहार जो यंत्रों से मापा जा सकता है, जैसे दिल की धड़कन, नाड़ी वगैरह, ये सबको। क्वालिटी की बात करते हैं तो देखते हैं कि देखा जा सकता है या मापा जा सकता है, और ये सभी जीवों पर लागू होता है और प्रयोग योग्य होता है। क्वालिटी की अगर बात करें, इसकी गुण की बात करें, अनुभव की अगर बात हम लोग करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, तो ये क्या देखा जा सकता है या मापा भी जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, सभी जीवों पर लागू होता है और प्रयोग योग्य होता है। इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं, तो व्यवहार का मतलब हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। व्यवहार का मतलब हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक यानी व्यवहार का मतलब हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। गलत व्याख्या की संभावना भी यहाँ पर क्या हो सकता है। अब बात करते हैं आधुनिक परिभाषा में, अगर देखा जाए मॉडर्न इसके थ्योरी में देखा जाए, तो मनोविज्ञान को अनुभव और व्यवहार का भी विज्ञान कहा जाता है। देखो मैंने ऊपर ओल्ड थ्योरी बताया, अब थोड़ा मॉडर्न थ्योरी बताते हैं कि मनोविज्ञान को अनुभव और व्यवहार का क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान पर्यावरण के संपर्क में क्या होता है, कह सकते हो पर्यावरण के संपर्क में जीव की प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान कह सकते हो जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम जिससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसमें जितने भी जीव रह रहे हैं, ठीक है, जितने भी जीव रह रहे हैं, उस जीव की प्रतिक्रिया का क्या करता है, अध्ययन करता है। उस जीव की प्रतिक्रिया का क्या करता है, उस जीव की रिस्पॉन्ड का क्या करता है, यह अनुभव करता है। कौन अनुभव करता है, तो कह सकते हो कि मनोविज्ञान की हम लोग बात करते हैं। तो मनोविज्ञान क्या करता है, तो मनोविज्ञान कैसे पर्यावरण के संपर्क में जीव की प्रतिक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। अब इसको थोड़ा और भी आसान भाषा में समझते हैं। तो मनोविज्ञान यह देखता है कि कोई व्यक्ति या जीव अपने आसपास के माहौल से कैसे प्रभावित होता है। मनोविज्ञान यह देखता है कि कोई भी जीव या व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, और कैसा प्रतिक्रिया देता है। यानी कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति का जो अनुभव होता है, व्यवहार होता है, वो उसके पर्यावरण पे डिपेंड करता है, वो उसके माहौल पे डिपेंड करता है कि आखिरकार उसका माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसा है, और पर्यावरण क्या है, कैसा है। इसी को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मनोविज्ञान का अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो कहाँ का इसका अनुप्रयोग होता है, तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा में होता है, जैसे देखते हो कि सीखने की विधियां और छात्रों के व्यवहार को समझना। मनोविज्ञान के उपयोग की बात अगर हम लोग करें तो शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, जैसे सीखने की विधियां हो गया और छात्रों का व्यवहार हो गया। फिर देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं, यानी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हो गया, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं का इलाज में देखते हैं। कार्यस्थल में देखते हैं कर्मचारियों का मनोबल, ठीक है, कर्मचारियों का मनोबल और प्रदर्शन को बढ़ाना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर क्या है, सामाजिक जीवन में देखते हैं, तो सामाजिक जीवन और लोगों के व्यवहार को समझकर समाज में सुधार लाना हो गया। लोगों के व्यवहार को समझकर समाज में सुधार लाना हो गया। बाल विकास में देखते हैं, तो बच्चों के अनुभव, ठीक है, और व्यवहार के अनुसार पालन पोषण करना हो गया। बच्चों के अनुभव और व्यवहार के अनुसार पालन पोषण करना, यानी कुल मिलाकर के मनोविज्ञान अगर देखा जाए तो हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स में तो खैर मनुष्य भी आ जाते हैं, चाहे जितने भी वर्ग के लोग हो, उन सभी में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि मनोविज्ञान प्राइमरी नंबर पे आता है। ये हमें अनुभव दिया करता है। हम समाज को देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उसे मनोवैज्ञानिक की क्रियाओं को भी क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इन सभी को देखते हैं। ठीक है बच्चा मेरे, तो ये था आपका मनोविज्ञान किस तरीके से हमारे समाज में, हमारे लिए और कैसे व्यवहार के लिए क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के मुख्य विभाग बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान का मुख्य विभाग बताएं। हाँ, तो कौन कौन सा कह सकते हो कि इसका पार्ट है, या फिर कह सकते हो कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मनोविज्ञान क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव और पशु के व्यवहार और उसके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान देखा जाए तो वह विज्ञान है जो मानव और पशु के व्यवहार और उनके मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, देखो एक बात तो कंफर्म कर लेना अपने माइंड में, ये साइकोलॉजी शब्द जो है ना, ये मानसिक प्रक्रिया को ही लेके चलेगा, मेंटल कंडीशन के लिए ही बनाया गया है, व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए ही बनाया गया है। बात समझना, ये क्या है, व्यक्ति के
बिहेवियर को ही समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। और आपका अनुभव किस तरीके से समाज में काम आएगा, उस अनुभव को समझने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया? मनोविज्ञान को बनाया गया, ठीक है। तो बात करते हैं मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो मानव और पशु के व्यवहार और उसके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? सोच, उसकी इमोशंस, उसकी मेमोरीज, थिंकिंग, इसके इमोशंस और इसके मेमोरीज, यानी सोच पर, उसके भावना पर और उसकी स्मृति पर, इन सब का क्या करता है? अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की बात करें, इसके मुख्य विभाग 3 हिस्सों में बटे हुए हैं: शैक्षिक, प्रयुक्त और नए उभरते क्षेत्र। शैक्षिक में वही होता है कि बच्चों के क्या करते हैं? बच्चों के व्यवहार को समझते हैं, उसके मस्तिष्क की क्रियाओं को समझते हैं। शैक्षिक में क्या होता है? बच्चों के व्यवहार को समझते हैं, उसके मस्तिष्क क्रियाओं को समझने का काम करते हैं। तो कहते हैं ना कि भैया यहाँ पे क्या है, मनोविज्ञान में देखते हैं कि इसको 3 हिस्सों में बांटा गया: शैक्षिक, प्रयुक्त और नए उभरते क्षेत्र। नए उभरते क्षेत्र, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र क्या होता है? एकेडमिक या कह सकते हो डी रिसर्च और एरियाज की बात करते हैं। तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से शिक्षण और शोध पर केंद्रित है। यह क्षेत्र क्या है? मुख्य रूप से शिक्षण, ठीक है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से शिक्षण और शोध पर क्या है? केंद्रित है। इसमें कई प्रमुख शाखाएं होती हैं। और इसमें क्या होता है? कई प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। क्या है? लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी जीवन के हर चरण में, यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था और कह सकते हो वयस्कावस्था और वृद्धावस्था का इसमें क्या होता है? अध्ययन होता है। जिंदगी के या जीवन के हर चरण में क्या होता है? इसका अध्ययन करने को देखता है, ठीक है। बुद्धि, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर भी क्या होता है? इसमें ध्यान देता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या करता है? यानी बचपन से लेकर के कह सकते हो कि जब आप जन्म लेते हो तो बाल्यावस्था की कंडीशन से लेकर किशोरावस्था, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हर कंडीशन में जो होता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? काम आता है। यानी ये जिंदगी भर, यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक चलने वाला क्या होता है? प्रक्रिया होता है। कौन? विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला क्या है? मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मानव प्रयोगात्मक क्या होता है? कि मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक, जैसे सोच, सीखना और स्मृति, इसमें क्या आता है? ये मानव प्रयोगात्मक यानी ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। तो सोच, सीखना और स्मृति पर क्या होता है? ये फोकस करता है। अगला क्या? पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मैंने आपको बताया था ना, पावलोव का हो गया, ठीक है, फिर आपका कोलरकॉफ का हो गया, ठीक है। ये सब जितने थे ये सब पशु के ऊपर ही प्रयोग किया था। पशुओं को भी क्या किए थे? पशुओं के भी मन की बातों को समझे थे। जैसे आप लोग कोई कुत्ता पालते हो तो कुत्ता जब पालते हो तो क्या होता है? कुत्ता को जो इशारा करते हो या जिस तरह का आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। देखोगे वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकता था। यानी यहाँ पे क्या है कि पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है? एनिमल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में तो पशुओं पर प्रयोग करके सीखने और व्यवहार के जैविक पहलुओं को समझना हो गया। क्या होता है? पशुओं पर प्रयोग करके सीखने और व्यवहार के जैविक पहलू को समझना हो गया। तो भैया पशुओं में जब प्रयोग करते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से पशु एक्टिविटी करते हैं। क्या वो ह्यूमंस की तरह सोचते हैं या फिर उनका व्यवहार किसी और की तरह होता है? तो देखते हो कि पशुओं पर जो बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है वो उसी तरीकों को समझने की कोशिश करता है। वो अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कहोगे लगाने का तो वो नहीं लगा पाता है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना वो एक बार में किसी भी चीज़ को देखकर नहीं सीखते हैं, वो 2 बार में किसी भी चीज़ को देखकर नहीं सीखते हैं, वो कई बार देखते हैं तब जाकर सीखते हैं। और डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल्स किस टाइप से सीखना पसंद करता है। जैसे डॉल्फिन होता है तो वो नहीं भी देखेगा, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाएगा तो उसका माइंड बहुत शार्प होता है, वो तुरंत सीख जाता है किसी भी चीज़ को। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कुत्ता की बात करेंगे, चूहे की बात करेंगे, तो ये सब जल्दी सीखेगा नहीं। लेकिन सीखता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखता है, लेकिन जल्दी नहीं सीखता है, ठीक है। तो दैहिक मनोविज्ञान यानी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं। मस्तिष्क और शारीरिक क्रियाओं का व्यवहार पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसमें मस्तिष्क और कह सकते हैं शारीरिक प्रक्रियाओं के व्यवहार पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। यानी इसे कहते हैं हम लोग दैहिक मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं परिणात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, यानी क्वांटिटेटिव कह सकते हो कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी में देखते हैं तो मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी और गणित का उपयोग करना, यानी नंबर्स के जरिए क्या करना? किसी के व्यवहार को मेजर करना। नंबर्स के जरिए क्या करना? किसी के व्यवहार को मेजर करना और उसे समझने की बात कर रहा है। यानी जहाँ पे नंबर्स वाले फंक्शन से किसी के व्यवहार को मेजर करते तो वो क्या होता है? मैथमेटिक्सल कह सकते हो या फिर क्वांटिटेटिव कह सकते हो, क्या होता है? साइकोलॉजी में आता है। अगला बात करते हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है? तो व्यक्तियों की विभिन्नता और व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी
कौन सा व्यक्ति किस तरीके से भिन्न है औरों से, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से औरों से भिन्न है, वो उसकी विभिन्नताओं को क्या करता है, टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, हर यूनिट से क्या किया गया, क्वेश्चन को उठा के लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्यक्तियों की विभिन्नताएं और व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। सातवां की बात करता है सोशल साइकोलॉजी की बात करता है, समूह और व्यक्ति के आपसी प्रभाव का अध्ययन करता है। ये क्या करता है, समूह और व्यक्ति के आपसी प्रभाव, किस तरीके से समूह हो गया और व्यक्ति का आपसी प्रभाव हो गया। समूह क्या होता है, देखो समूह और भीड़ ये दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, बट समूह होता है वो विवेकी होता है और भीड़ जो होता है वो अविवेकी होता है। समूह की बात करो तो समूह का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है जिसमें लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और भीड़ में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ कर समूह और व्यक्ति के आपसी प्रभाव का अध्ययन करता है, किस तरीके से समूह और जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं या एक दूसरे से दूर रहते हैं, इन सभी प्रभाव को क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया। ठीक है, अगला बात करता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जब भी संज्ञानात्मक लिखा रहेगा तो वहां समझ लीजिएगा कि वहां पर क्या है, वो सोच की बात कर रहा है, वो स्मृति की बात कर रहा है, वो सीखने की बात कर रहा है, और समस्या को हल करने जैसी कंडीशनों की क्या कर रहा है, वो मानसिक प्रक्रियाओं का क्या कर रहा है, बात कर रहा है और अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नौवां, असामान्य मनोविज्ञान क्या है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। तो अब नॉर्मल साइकोलॉजी में कहते हैं कि मानसिक विकार और असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना, मानसिक विकार और असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना इसमें देखने को मिलता है। 10वां की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो सीखने और पढ़ाई के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना, सीखने और पढ़ाई के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का क्या करना, अध्ययन करना ही इसमें क्या कहलाता है, ये सारे फंक्शंस कहलाते हैं। ये था किसका, ये था शिक्षा मनोविज्ञान का कंडीशन था। ठीक है, हम यहाँ मनोविज्ञान के टाइप्स में देख रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में इतना देखा। अब अगला क्या है, प्रयुक्त मनोविज्ञान की बात करते हैं, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है। अब अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम लोग प्रयोग करेंगे और उसको क्या करेंगे, दैनिक जीवन में उतारने का काम करेंगे। इसमें देखते हैं कि यह क्षेत्र क्या है, यह क्षेत्र अगर देखा है तो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान, ठीक है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान और समूह की मदद पर क्या करता है, केंद्रित है। इसकी भी प्रमुख शाखाएं होती है, जैसे नैदानिक मनोविज्ञान होता है, जैसे क्या होता है नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानसिक रोगियों का निदान और उपचार किया जाता है, जो मानसिक तौर पे क्या होता है, बीमार होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। दूसरा क्या होता है, सामुदायिक मनोविज्ञान यानी कम्युनिटी, कह सकते हो कि कम्युनिटी साइकोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या होता है कि समाज में समस्याओं का समाधान और बेहतर वातावरण बनाने का क्या होता है, इसमें प्रयास किया जाता है। तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि समाज, या फिर कह सकते हो कि जहाँ पर कई सारे लोग हैं और जिससे हमको क्या करना है, बातें करना है। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी में यही होता है कि समाज में समस्याओं का समाधान करना। जैसे नेताजी लोग को देखते हो, नेताजी लोग क्या करते हैं, ये समाज में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का क्या करता है, समाधान के लिए बना हुआ है। तो समस्याओं कह सकते हो, समाज में समस्या हो गया, समस्या का समाधान और बेहतर वातावरण बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। कौन करता है, तो ये कम्युनिटी साइकोलॉजी करता है। अगला बात करता है परामर्श मनोविज्ञान यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी। अगला क्या कहता है, परामर्श मनोविज्ञान यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी देखते हैं, यानी छात्रों और शिक्षकों की मदद से सीखने में और कह सकते हो मनोबल क्या होता है, बढ़ाने के लिए किया गया है। छात्रों और शिक्षकों की मदद और सीखने और मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होता है। तो खासकर कर्मचारियों की समस्या का चयन, प्रशिक्षण और संगठन की उत्पादन को बढ़ाने में किया जाता है। यानी अगर देखा जाए जो आपका है औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान की अगर बात करें, जैसे होता है ना कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हमारे साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बोनस इस टाइप की चीज़ें नहीं दिया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अगर सतर्कता लोग नहीं बरत रहे हैं और अपना मनमाना करें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो कह सकते हो कि इंडस्ट्री क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या है, मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप और अच्छा काम करोगे और आप ही के तरह, और बात करते हैं आप ही की तरह की अगर बात करेंगे, आप ही की तरह इनाम पाने के लिए और भी जो एम्प्लॉयज वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनाम के लालच में आपका काम भी बनता रहेगा और आप प्रोग्रेस में चले जाओगे। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई इसने अच्छा काम किया तो इसको क्या दे दो, इसको दे दो दुबई का ट्रिप दे दो, ठीक है, इसको क्या करो, इसको दुबई का ट्रिप दे दो, या इसको यहाँ पर होटल में फ्री कर दो, ठीक है, या फिर इसका पूरा मेडिकल खर्च उठा लो। ये सब काम करता है ना कंपनी, क्यों करता है, ताकि आप और भी अच्छे से काम करो और भी अच्छे से मन लगा काम करो। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल थ्योरी का यूज करता है ताकि वो और मन लगा के क्या करे, काम करे। अगला क्या है, सैन्य मनोविज्ञान यानी मिलिट्री साइकोलॉजी की हम लोग बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? मिलिट्री साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो सैनिकों का चयन, प्रशिक्षण और मनोबल का बढ़ना, सैनिकों का चयन, प्रशिक्षण और मनोबल का बढ़ना हो गया। नए उभरते क्षेत्र, न्यू कह सकते हो कि इमर्जिंग फील्ड की बात करते हैं। अब जैसे कई सारे नए क्षेत्र भी क्या हैं, जन्म ले रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान में अगर देखते हैं तो ये पर्यावरणीय मनोविज्ञान में क्या देखने को मिलता है? पर्यावरण का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था मनोविज्ञान में देखते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी की बात करते हैं, स्वास्थ्य और बीमार पर मानसिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आपको सिर्फ ये थियरी सब याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये थियरी याद रखना है। इसी थियरी में क्या क्या आता है इन सबको देखते हुए चलना है। फिर अगर क्या सुधारात्मक मनोविज्ञान यानी कह सकते हैं करेक्शनल साइकोलॉजी में क्या होता है? अपराधी व्यवहार और सुधार का अध्ययन करता है। मतलब समझे, अपराधी व्यवहार और सुधार का मतलब होता है कि मान लो किसने चोरी किया, और जब वो किसने चोरी किया तो उस चोरी को क्या करते हैं, उस चोरी के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है। या तो पनिशमेंट दिया जाएगा या तो फिर बढ़िया से समझाया जाएगा। तो उसमें जिस तरीके से व्यक्ति के अंदर सुधार देखने को मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि करेक्शनल कह सकते हो साइकोलॉजी, यानी अपराधी व्यवहार और सुधार का अध्ययन में आता है। अगला क्या है? वायुदिक मनोविज्ञान यानी एरोस्पेस साइकोलॉजी की बात करते हैं। क्या होता है एरोस्पेस साइकोलॉजी? तो उच्च स्थान या वायु यान में व्यवहार में कह सकते हो व्यवहार के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उच्च स्थान हो गया या वायु यान में व्यवहार के क्या है? परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगर क्या न्यायिक मनोविज्ञान इसमें आ जाएगा तो कह सकते हो फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात करते हैं। कानून और मनोविज्ञान का संबंध इसमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कानून और मनोविज्ञान का संबंध देखने को मिलता है। न्यायिक मनोविज्ञान यानी फॉरेंसिक कह सकते हो कि साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। फिर क्या है? खेल मनोविज्ञान है यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। तो खेल के दौरान मानसिक क्रिया, प्रक्रिया और प्रदर्शन को देखा जाता है। किस तरीके से एक व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसमें साइकोलॉजी का भी क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। अपने क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल होता है। अगला बात करते हैं राजनीति मनोविज्ञान की बात करते हैं। क्या होता है राजनीति मनोविज्ञान? तो नेताओं और जनता के व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीति मनोविज्ञान क्या करता है? नेताओं और जनता के व्यवहार का अध्ययन करता है। और फिर बात करते हैं क्या है? गिरोह मनोविज्ञान की बात करते हैं यानी गिरोह साइकोलॉजी की बात करते हैं। वृद्ध लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। हर क्षेत्र में अगर देखा जाए, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स से लेकर के नए फील्ड जो आ रहे हैं, एजुकेशन वाली फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो हर क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा? हर क्षेत्र में ये मनोविज्ञान के फंक्शंस मिल जाएंगे। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। बात क्या करते हैं? मनोविज्ञान की उपयोगिता पर क्या करें? प्रकाश डालें। क्या है? ठीक है। अथवा मनोविज्ञान जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस कथन के संदर्भ में मनोविज्ञान की उपयोगिता पर क्या करें? प्रकाश डालें। बात करते हैं मनोविज्ञान और इसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान और इसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से है। तो हम लोग बात क्या करते हैं? हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य और जानवर के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान कह सकते हो कि वह विज्ञान है जो मनुष्य और जानवरों के व्यवहार और अनुभवों क्या करता है? अध्ययन करता है। यह हमें समझाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। यह हमें क्या समझाता है? कि यह हमें समझाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मनोविज्ञान विकसित हुआ, इसके उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बढ़ गया। जैसे जैसे मनोविज्ञान क्या हुआ? विकसित हुआ, इसके उपयोग क्या हुआ? हमारे कह सकते हो कि हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया। और इसके उपयोग को आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कुशल समायोजन यानी एडजस्टमेंट। आपने एडजस्टमेंट का नाम सुना होगा। जब भी आप अच्छा काम कर रहे होते हो तो आपको एक एडजस्टमेंट वर्ड आता है कि आप इसको संभाल सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मतलब बहुत मुश्किल से ये मिला है, इसको हम क्या कर रहे हैं? अपने पास रख रहे हैं। उस टाइप का होता है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट देखिए, मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। क्या करता है मनोविज्ञान? कह सकते हो कि हमें यह समझने में मदद करता है किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसा काम करेगा। यानी व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है, व्यक्ति अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड करता है उसके परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी देखते हैं कि अच्छा व्यक्ति भी क्या करता है? चोरी कर लेता है। अच्छा व्यक्ति भी क्या कर लेता है? चोरी कर लेता है। वो उसकी जिंदगी का पहला चोरी होता है, लेकिन पहले चोरी में वो पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बुरा हो चुका है, नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं ना उसे कि परिस्थिति, तो व्यक्ति का जो परिस्थिति होता है वो परिस्थिति क्या करता है? उसको गलत काम करने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो अपना व्यवहार करता है वो किसके अनुसार करता है? अपने परिस्थिति के अनुसार करता है। इससे हम दूसरों के साथ ही सही ढंग से व्यवहार करना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसी से क्या होता है? हम दूसरों के साथ सही ढंग से व्यवहार करना सीखते हैं। तो हमें परिस्थितियां बताती हैं कि व्यक्ति से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए।
ठीक है। फिर क्या होता है कि यह हमें खुद को क्या करता है, समझने और सुधारने में मदद करता है, और हमारी परिस्थिति ही हमको क्या करता है, खुद को समझने में और सुधारने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी परिस्थिति हमको क्या करता है, समझने में, कह सकते हो कि हमारी परिस्थिति हमको समझने में और सुधारने में क्या करता है, मदद करता है। परिणाम की बात करें, व्यक्ति सफल होता है और समाज भी क्या करता है, उन्नत बनाता है। और परिणाम की अगर बात किया जाए तो व्यक्ति क्या होता है, सफल होता है और समाज को भी क्या करता है, समाज को भी उन्नत बनाने का काम करता है। ठीक है। अब बात करते हैं मानसिक रोगों का इलाज, यानी ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, क्या है इसके मानसिक रोगों का इलाज। तो बात करते हैं, पहले मानसिक रोगियों को समझने और ठीक करने के लिए कोई सही तरीका नहीं था। अब मनोविज्ञान के अध्ययन से हम जानते हैं कि किसे क्यों मानसिक रोग होता है और कैसे ठीक किया जाता है। देखो, शुरुआत में जब किसी का तबीयत वगैरह खराब होता था ना, और जब दवा वगैरह से उसका इलाज नहीं होता था, तो लोग कहते थे यार उसको भूत पकड़ लिया है। लोग क्या कहते थे, उसे भूत पकड़ लिया है। वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कि उसको कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कितना किया गया है। तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है, इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। तो मनोविज्ञान ही एक ऐसी क्रिया है जो उसके मानसिक कंडीशन को क्या करता है, समझने की काम करता है। और फिर उसके मानसिक कंडीशन में हम लोग देखते हैं उसके साथ क्या करते हैं, अपना साहचर्य विधि अपनाते हैं। साहचर्य विधि का मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, सपोर्ट में हम लोग यही करेंगे कि उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाएंगे, मित्रता पूर्वक उसके साथ नीति अपनाएंगे, और उसके जो अनकॉन्शियस, देखो तीन चीज होता है, कॉन्शियस, ठीक है, प्री कॉन्शियस, या फिर कह सकते हो कि इसे हम लोग कहते हैं सेमी कॉन्शियस कहते हैं, और होता है अनकॉन्शियस, यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो व्यक्ति जो होता है चेतन अवस्था में जो मेरी बातों को सुन रहा है, अचेतन अवस्था मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना कुछ वो सुन रहा है। यानी व्यक्ति की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अचेतन अवस्था में रहती हैं, और वो जब सामने किसी घटना को देखकर सामने आता है तो वो क्या था, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई सारे व्यक्ति जो होते हैं कि अपने स्ट्रेस को क्या करते हैं, अचेतन अवस्था में छोड़ देते हैं। मतलब अचेतन अवस्था का छोड़ने का मतलब क्या है कि वो उस कंडीशन में चले जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और डिप्रेशन वो भी सबसे नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वहां पर व्यक्ति के मन को समझने की कोशिश करते हैं, और जब व्यक्ति के मन को समझते हैं तब उससे हम उसके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें छिपी हुई हैं, जो वो नहीं बताना चाह रहा किसी को, हम उसके अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई बातों को क्या करते हैं, निकालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जो उसकी बातें छिपी हुई हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, बातें समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से इलाज करते हैं। आज मानसिक चिकित्सालय और मनोचिकित्सालय के कई तरीके क्या है, मौजूद हैं। तो आज इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर किसी के ऊपर दवा काम नहीं कर रहा है तो सब क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिकों से मिलाते हैं, और मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अगला बात है अपराधियों का सुधार, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स। अपराधियों का सुधार, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स। मनोविज्ञान ने यह दिखाया है कि अपराधियों को सुधार कर सामान्य नागरिक बनाया जा सकता है। मनोविज्ञान ने क्या दिखाया है, मनोविज्ञान ने यह दिखाया कि अपराधियों को सुधार कर सामान्य नागरिक क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। केवल जेल में डालकर समाधान नहीं होगा। तो कभी कभी देखते होगे कि जो बच्चे लोग होते हैं, जो 15-16 साल के बच्चे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं या कोई क्राइम कर देते हैं, तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बाल सुधार गृह में होता क्या है, वहां पर उसको सुधारा जाता है कि अभी आप क्रिमिनल नहीं बने हो, आप ये सब काम करो, आप गलत काम छोड़ दो, कई तरह की चीजें उसको ट्रीटमेंट दी जाता है ताकि वो क्या करे, वो गलत काम बिल्कुल भी ना करे। तो जेल, केवल जेल में डालना समाधान नहीं होता है। अपराधियों की मानसिक स्थिति और अनुभव समझकर उन्हें सही रास्ता क्या होता है, दिखाना जरूरी होता है। और अपराधियों की मानसिक स्थिति और अनुभव समझकर उन्हें सही रास्ता क्या होता है, दिखाना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाल अपराधियों के लिए विशेष सुधार केंद्र। लेकिन रियलिटी ये होता है कि जब वो बाल अपराधी जाते हैं ना विशेष सुधार केंद्र में, तो उनको कुटाई किया जाता है और उनका संपर्क और बड़े बड़े बदमाशों से होता है। तो कोई नहीं, जो क्राइम कर लिया, जो बाल सुधार गृह में गया, वो सुधर के कभी नहीं आया है। इक्का दुक्का परसेंट होता है जो सुधर के आता है, तो बदमाशी बन के आता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, और आजकल जैसा प्रशासन का चाल ढाल लग रहा है ना, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिहार में तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आए दिन देखते हैं कि पुलिस ही हिट लिस्ट में आता है, पुलिस ही सबको फंसा रहा है। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, इस तरीके से गंदगी मचाया जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों को नैतिक ज्ञान पता ही नहीं, नैतिक मूल्य पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। उन्हें बस यूनिफॉर्म मिल गया, उस यूनिफॉर्म का मतलब ही नहीं पता है कि एक्चुअली करना क्या है। आए दिन देखो कोई आईजी अरेस्ट हो रहा है तो कई सारे पुलिस वाले मिलकर गाली गलौज कर रहे हैं ब्रिज पर, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ये कुछ
तौर तरीका तो नहीं होता है। और जब ऐसे तरीका होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहीं पे कह सकते हो अराजकता फैलता है। लोगों का पुलिस के प्रति क्या हो जाएगा, मानसिकता बदल जाएगा। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे, क्राइम करेंगे और क्राइम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए, ये चीज़ उनको सोचना चाहिए कि आप गलत हरकत कर रहे हो, लेकिन आपको उस एक गंदगी की वजह से आज पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लोग क्यों जाएंगे, वो रक्षक है लेकिन भक्षक बन गया है, तो लोग रक्षक के पास जाएंगे ना, भक्षक के पास तो जाएंगे नहीं। और उनका क्या है, वो सस्पेंड हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद ज्वाइन करके जॉब करेंगे। तो ये पॉलिसी थोड़ा सा सरकार को चेंज करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। खैर वो उनकी बात है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों का निर्देशन, चाइल्ड गाइडेंस की बात करते हैं। देखो ये जितनी भी बीमारियां हैं, इस तरह के लोग जो पैदा होते हैं, वो बचपन से ही हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों का गाइडेंस, बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है। बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक स्थिति सुधारने के लिए क्या है, उनको सही दिशा दिखाना जरूरी है, जैसे अच्छा खान पान, अच्छे संस्कार, ठीक है। बाल मनोविज्ञान से पता चलता है कि बच्चे की योग्यता और क्षमता क्या है, और चाइल्ड साइकोलॉजी से पता चलता है कि बच्चे की योग्यता और उसकी क्षमता क्या है। इस जानकारी से सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है, और इस जानकारी से क्या किया जा सकता है, सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है, ठीक है। परिणाम देखा जाता है, बच्चे का विकास सही दिशा में होता है और भविष्य में सफल बनते हैं। और इसका परिणाम देखते हैं तो बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, वो सही दिशा में होता है, और कह सकते हो कि भविष्य में क्या हो सकता है, सफल बनते हैं। शिक्षा में मार्गदर्शन और सुधार की बात करते हैं, यानी एजुकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं। तो छात्रों को उनकी योग्यता और कह सकते हो क्षमता के अनुसार विषय चुनने में मनोवैज्ञानिक मदद मिलता है। छात्रों क्या, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या होता है, विषय चुनने में मदद मिलता है। शिक्षक और छात्र दोनों को लाभ होता है, और कह सकते हो कि बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए उसको पुरस्कार या दंड का भी उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्या, करियर और नौकरी का चयन कैसे करेंगे, यानी वोकेशनल गाइडेंस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज बनता है बच्चों लोगों के लिए करियर और नौकरी। देख लो मनोविज्ञान का, देख लो कितना ब्रीफली हम लोग जा रहे हैं। यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। तो बात करते हैं करियर और नौकरी का चयन। तो मनोविज्ञान यह बताता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता और रुचि के अनुसार कौन सा काम सही है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान ही ये बताता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता और रुचि के अनुसार कौन सा काम सही है। तो आपका जो स्किल होगा, स्किल के अनुसार ही आप क्या करो, काम करो। आपका स्किल नहीं है कि आप तैर सकते हो, आपका स्किल नहीं है कि आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, आपका स्किल नहीं है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आप मत जाओ उस लाइन में, ठीक है। बात करते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान, यह तय करता है कि किस व्यक्ति को किस नौकरी के लिए क्या है, चुना जाए। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या कहता है कि किस व्यक्ति को, कह सकते हो औद्योगिक मनोविज्ञान यह तय करता है कि किस व्यक्ति को किस नौकरी के लिए क्या किया जाए, चुना जाए। परिणाम की बात करते हैं, व्यक्ति खुश रहता है और क्या करता है, उत्पादन बढ़ाता है। और परिणाम के लिए देखा जाए तो व्यक्ति क्या रहता है, खुश रहता है, और क्या करता है, उत्पादन इससे बढ़ता है। विज्ञापन और बिक्री की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग की बात करते हैं। तो विज्ञापन प्रभावी बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि लोगों का ध्यान क्या आकर्षित करता है। देखते हो कि जो टीवी वगैरह में प्रचार आता है तो लोग किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो देखते हो कि कोई सुंदर चीज़ है तो इसलिए देखते हो कि जितना भी प्रचार वगैरह कराया था किसी सुंदर मॉडल को दे दिया जाता है, या आपको रोल मॉडल को दे दिया जाएगा। रोल मॉडल मतलब जिसको आप अपना आदर्श मानते हो, उसको दे दिया जाएगा। अगर वो एडवर्टाइज करेगा तो आप उसका एडवर्टाइज को क्या कर दोगे। जैसे माही जब आते हैं किसी चीज़ का एडवर्टाइज करने के लिए, धोनी जो आते हैं किसी चीज़ का प्रचार करने के लिए, तो लोग मानते हैं ना कि धोनी प्रचार कर रहा है यानी सही कर रहा है, या अपने फैन के साथ गलत नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं, उसके द्वारा एडवर्टाइज किए गए प्रोडक्ट पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, और उसको क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो यही होता है एडवर्टाइजिंग। तो विज्ञापन प्रभावी बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि लोगों का ध्यान क्या आकर्षित करता है, लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित क्या करता है। तो विक्रेता को ग्राहकों के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें उत्पादन खरीदने के लिए क्या करता है, प्रेरित करना पड़ता है। और मनोविज्ञान में यह कला और तकनीक क्या होता है, और भी आसान होता है। यानी हमें अगर एडवर्टाइज कराना है तो ये देखना है कि बच्चे आखिरकार किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बच्चे आखिरकार अट्रैक्ट किस चीज़ की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। अब बात करते हैं जनमत मापन की बात करते हैं। क्या है जनमत मापन। तो जनमत मापन में देखते हैं कि मनोविज्ञान से पता चलता है कि लोग किसी समस्या या मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जनमत मापन से क्या होता है, पता चलता है कि लोग किसी समस्या पर, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान से यह पता चलता है कि लोग किसी समस्या या मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इससे सरकार और संगठन यह निर्णय ले सकते हैं कि जनमत को कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो ये इस तरीका। अगला है प्रचार और अफवाह, प्रोपोगेंडा एंड रूमर्स। सबसे ज्यादा यही देखते होगे किसी भी इलेक्शन में। अभी जैसे मूवी देखे होगे, अभी धुरंधर मूवी जैसे आया हुआ है, तो इसमें कई तरह का क्या है,
कह सकते हो प्रोपेगेंडा भी है और रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले मूवी नहीं देख रहे हैं, अरब कंट्री जितने भी है मुस्लिम कंट्री वो मूवी नहीं देख रहे हैं, वहाँ बैन कर दिया गया क्योंकि उसने पाकिस्तानी विरोधी किया गया है, ठीक है। हाँ, मतलब पाकिस्तान तो दूध का धुला हुआ है भाई, वो एक मच्छर भी नहीं मारता है, वो इतना साफ सुथरा कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। और एक मूवी बनाया तो मिर्ची लग गया, वो जो टेरर अटैक करवाया वो सब गलत बात था भाई, ऐसा नहीं होता है। अफजल का साहब कहीं और से आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखाना चाह रहा है वो, ठीक है। अरे भाई जो मूवी दिखाया वो फैक्ट दिखाया, गलत क्या दिखाया। कसाब कहाँ का था, यहाँ का था, भारत में पैदा हुआ था वो, नहीं। तो जितने भी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, क्या ये गलत दिखाया गया है। सब उन लोगों का किया धरा है, तो अपना देश उन लोग का संभाल नहीं रहा है, अब मूवी आया तो उन लोगों को हाय तौबा मचा हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें वो लोग अब वहाँ से फैला रहे हैं। भाई भारत ने मूवी दिखाया, ठीक है, तुमने क्या किया, चलो बैन कर दिया है मूवी, लेकिन नेटफ्लिक्स पे तो वो मूवी देखते ही होंगे सारे, हमको पता है। जिस मूवी को जितना बैन किया जाता है ना, लोग उसको देखने के लिए और उत्तेजित होते हैं कि आखिरकार इसमें है क्या। तो कुछ काम यहाँ के सोशल मीडिया ही कर देते हैं, ये बात लिख करके इस मूवी को इतने देश में बैन किया गया, इतने देश में बैन किया गया। अब बैन हुआ है कि नहीं हुआ ये आप खोजने नहीं जाते हो, आप खोजने नहीं चाहते हो कि इस देश में बैन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अरे भाई किसी और देश को, किसी और देश की पॉलिटिक्स क्या, उसको तो और मजा आएगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है। और कोई डेवलप कंट्री तो है नहीं पाकिस्तान या बलूचिस्तान की अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रचार और अफवाह की बात करते हैं। युद्ध या राजनीति स्थिति में प्रचार और अफवाह लोगों के मनोबल और सोच को क्या करता है, प्रभावित करता है ना, युद्ध में और कह सकते हो राजनीति में। तो युद्ध में देखते हो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अफवाह उठ जाता है, इधर से फायरिंग हो रहा है, उधर से फायरिंग हो रहा है, कई तरह की चीज़ें। तो इससे क्या होता है, युद्ध में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लोगों के मनोबल पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मनोविज्ञान से यह समझा जा सकता है कि किस तरह प्रचार करना प्रभावशाली होता है, ठीक है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द कह सकते हो डिफरेंट कह सकते हो पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, या मनोविज्ञान के विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या है। तो बात करते हैं इसका विभिन्न परिप्रेक्ष्य की, अगर बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी परिप्रेक्ष्य, तो भैया जहाँ मनोविश्लेषणवादी होगा वहां पर सिगमंड फ्रायड सबसे पहले आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछता है कि मनोविश्लेषणवादी किसने दिया ऑब्जेक्टिव में, ये किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया बच्चा मेरे, तो ये दिया सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी का क्या किया, प्रयोग किया, अच्छा खासा दिया, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है, हाँ जी बातें समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर है। चलिए ठीक है, बात करते हैं इसमें, इस दृष्टिकोण के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड। जहां मनोविश्लेषणवादी लगा रहेगा समझना सिगमंड फ्रायड है, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। फ्रायड ने बताया कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है केवल चेतन मन से नहीं होता है, बल्कि अचेतन मन से भी क्या होता है। चेतन मन का मतलब क्या हो गया, कॉन्शियस, यानी आप हमें देख रहे हो, आप हमें सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्शियस माइंड हो गया। लेकिन अचेतन की बात करेंगे अनकॉन्शियस, जिसमें आप ना मेरी सुन रहे हो, ना देख रहे हो, ना समझ रहे हो मुझे, ठीक है, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अचेतन में, अचेतन मन में हमारी दबी हुई इच्छाएं, ठीक है, भावनाएं और अनुभव क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। अचेतन मन में जो होता है हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, और अनुभव, ये सब छिपा हुआ होता है। फ्रायड के अनुसार मन के तीन भाग होते हैं। फ्रायड के अनुसार क्या होता है, मन के तीन भाग होते हैं। एक कॉन्शियस होता है, एक कह सकते हो प्री कॉन्शियस होता है, और एक क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस में क्या होता है, चेतन में जो हमें पता होता है। कॉन्शियस में क्या होता है, जो हमें पता होता है। प्री कॉन्शियस में क्या होता है, जो अभी याद नहीं पर याद किया जा सकता है। कॉन्शियस में क्या होता है, जो हमें पता होता है, जैसे आप हमें देख रहे हो, ये आपको पता है। प्री कॉन्शियस में क्या होता है, प्री कॉन्शियस जो अभी याद नहीं है, जो अभी याद नहीं है, ठीक है, पर याद किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और अनकॉन्शियस क्या होता है, जो दबा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो क्या है, जो दबा हुआ है पर व्यवहार को प्रभावित करता है। क्या है, जो दबा हुआ है पर व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला बात करते हैं, इस दृष्टिकोण में स्वप्न विश्लेषण और मुक्त साहचर्य का प्रयोग होता है। इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि स्वप्न विश्लेषण और मुक्त साहचर्य का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो स्वप्न विश्लेषण समझते हो क्या होता है, आपको सुला दिया जाएगा और आपको नींद में ले जाकर क्या किया जाएगा, आपसे आपके अनकॉन्शियस माइंड से उस बात को पूछा जाएगा जो आप बताना नहीं चाह रहे हो। तो आपको नींद में ले जाकर क्या करेगा, वो बात आपसे पूछने की कोशिश करेगा, वो बात आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा, और निकलवा भी लेता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सपने में चले गए और आप सब कुछ बता दोगे, या आपको ऐसा ड्रग दिया जाता है कि आप नींद में रहते हो, एकदम नशे में रहते हो, और आपसे जो जो पूछा जाता है आप वो क्या करते हो, सही सही बताते चले जाते हो। मुक्त साहचर्य कह सकते हो, तो फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं, वो आपसे एकदम फ्रैंकली मिलेगा, एकदम फ्रेंड की तरह, जस्ट अ फ्रेंड, आपसे वो बातें करेगा और आपसे सब कुछ पूछेगा, और आप क्या करोगे, एज अ फ्रेंड उसको सब कुछ बताते हुए चले जाओगे। इसका सबसे बड़ा उपयोग मानसिक रोगों के इलाज में होता है।
इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है? मानसिक रोगों के इलाज में होता है। अपराध, बाल व्यवहार, समाज और कला के क्षेत्र में भी क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि यह दृष्टिकोण बताता है कि व्यवहार के पीछे छिपे अचेतन का कारण को समझना जरूरी होता है। यह दृष्टिकोण क्या बताता है? व्यवहार के पीछे छिपे अचेतन का कारण। तो व्यवहार के पीछे छिपे अचेतन का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो अनकॉन्शियस तरीके से क्या है, व्यवहार के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, इसके प्रमुख प्रवर्तक जॉन बी वाटसन है। तो पूछा व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के फाउंडर कौन है या मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? जॉन बी वाटसन थे। ठीक है, इनके अनुसार मनोविज्ञान को केवल वही चीज पढ़नी चाहिए जो देखी और मापी जा सकती है। और इनके अनुसार कहना है कि मनोविज्ञान को केवल वही चीज पढ़नी चाहिए जो देखी जा सकती है और जिसको मेजर किया जा सकता है। जो नहीं देखी जा सकती है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मुख्य विचार देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और चेतना हो गया, आत्मा हो गया, मन जैसी चीजों को महत्व नहीं दिया क्या है गया है। तो चेतना हो गया, आत्मा हो गया। चेतना यानी आपको याद है कुछ चीजें कि नहीं। आत्मा हो गया, आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और क्या हो गया? मन हो गया, मन क्या है। ठीक है, इन सब जैसी चीजों को महत्व नहीं दिया है। बात करते हैं स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस तो कई सारी चीजें, तो स्टिमुलस की बात करते हैं और कह सकते हैं स्टिमुलस के बाद अनुक्रिया की बात करते हैं। अनुक्रिया पे जोड़ दिया, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड पे ज्यादा जोड़ दिया गया। स्टिमुलस क्या होता है? जैसे हमने खाना देखा। स्टिमुलस क्या है? जैसे हमने खाना देखा, या फिर हमने किसी मार्कर को देखा, या हमने किसी कुत्ते को देखा, या हमने किसी सांप को देखा। तो हमने क्या किया? हमने इन सभी को क्या किया? हमने इन सभी को देखा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? हमने इन सभी को देखा। तो इन सबको देखने के बाद जो हम रिएक्ट करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, वही क्या होता है? रिस्पॉन्ड होता है। तो स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस कहते किसे हैं? तो स्टिमुलस हम उसे कहते हैं जब किसी चीज को, वस्तु को देख करके हम रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, जैसे घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह से लार का गिरना, तो घंटी क्या हो गया? घंटी की आवाज क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। और कुत्ते के मुंह से लार गिर रहा है तो वो क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। बातें समझ में आ रहे हो? पावलोव ने जो किया था, अगर घंटी बजे तो छात्र खड़े हो जाते हैं, तो घंटी बजना क्या हो गया? रिस्पॉन्ड हो गया। और छात्र खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रतिक्रिया हो गया। व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यवहार सीखने से बनता है। व्यवहारवादी क्या मानते हैं? कि व्यवहार जो होता है वो सीखने से बनता है, बिना लर्निंग का बिहेवियर नहीं बन सकता है। ठीक है, और नियंत्रण भी किया जा सकता है। बात इसमें करता है संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी कॉग्निटिव कह सकते हो। पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो संज्ञानात्मक की बात हम बताए थे कि जिसमें लोग सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, और उसी के अनुसार ये लोग क्या करते हैं? समस्या को हल भी करते हैं। उसी के अनुसार क्या करते हैं? समस्या को हल करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया और यही अध्ययन क्या होता है? ये अध्ययन क्या होता है? संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य होता है। तो समस्या को सुनना, समझना और उसको क्या करना? याद करना। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में आता है। यह बताती है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच सोच की प्रक्रिया काम करती है। और ये क्या बताता है? कि उद्दीपक हो गया, ठीक है, ये क्या बताता है? उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच सोच की प्रक्रिया क्या करता है? काम करता है। अब बात करते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जिन पियाजे बच्चों को मानसिक विकास की अवस्थाएं बताते हैं। जिन पियाजे क्या करते हैं? बच्चों को मानसिक विकास की अवस्थाएं बताते हैं। और नोम चॉम्स्की की बात करते हैं, भाषा विकास पर कार्य किया है। नोम चॉम्स्की की बात करते हैं, क्या किया है? भाषा विकास पर कार्य किया है। यह दृष्टिकोण कहता है कि मनुष्य सोचता है, समझता है, तभी प्रतिक्रिया करता है। और यह दृष्टिकोण क्या कहता है? कि मनुष्य सोचता है, समझता है, तभी क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है? ह्यूमनिस्टिक से पर्सपेक्टिव की बात करें तो यह दृष्टिकोण मनुष्य को सकारात्मक, स्वतंत्र और रचनात्मक मानता है। यह दृष्टिकोण मनुष्य क्या करता है? सकारात्मक, स्वतंत्र और रचनात्मक मानता है। इसमें सेल्फ यानी स्वयं और सेल्फ कह सकते हो कि ऑथराइजेशन की बात करते हैं, स्वयं पूर्ति, स्वपूर्ति पर क्या किया गया? जोर दिया गया, खासकर कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो के द्वारा। हर व्यक्ति में आगे बढ़ने और बेहतर बनने की क्षमता होती है, ये बात सबको पता है। अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्या होगा? आगे बढ़ने और बेहतर बनने की क्षमता देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, और व्यक्ति अपना जो कंडीशन है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, अपने जो निर्णय, डिसीजन है, वो क्या करता है? स्वयं ले सकता है। मनुष्य मूल रूप से अच्छा और तर्कसंगत होता है। और ह्यूमंस की अगर बात किया जाए तो एक्चुअल देखा जाए मूल रूप से तो वो क्या होता है? अच्छा होता है और तार्किक होता है। ठीक है, चलिए सार की बात करते हैं तो मानवतावादी मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपनी क्षमता को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और सकारात्मक मनोविज्ञान की अगर बात करें तो इसमें प्रवर्तक जो होता है वो मार्टिन सेलिगमैन है, और यह मनोविज्ञान की नवीनतम क्या है? शाखा है।
ठीक है। तो ये कौन है, क्या है, तो कैसे सकारात्मक मनोविज्ञान जो है वो क्या है, इसके प्रवर्तक है मार्टिन सेलिगमैन है, और यह मनोविज्ञान क्या है, नवीनतम शाखाओं में से एक है। ठीक है। यह किसका अध्ययन करता है, तो खुशी हो गया, आशावादी हो गया, प्रेम हो गया, सद्गुण हो गया, जीवन का सार्थकता हो गया, इस सब का क्या करता है, ये कह सकते हो कि इन सभी को अध्ययन करता है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे सकारात्मक भावनाएं, तो सकारात्मक भावना में क्या आ जाएगा, खुशी आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। सकारात्मक क्वालिटी, ईमानदारी और साहसी आ जाएगा, ईमानदारी और साहस आ जाएगा। सकारात्मक संस्थाएं, परिवार, स्कूल और समाज आ जाएगा। ठीक है, परिवार, स्कूल और समाज आ जाएगा। उद्देश्य, बच्चों का सकारात्मक विकास होता है, खुशहाल कार्यस्थल होता है, और स्वस्थ और मजबूत समाज होता है, और लोगों की शक्तियों क्या करता है, ये बढ़ाने का भी क्या करता है, काम करता है। अब अगला बात करते हैं साक्षात्कार विधि से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप साक्षात्कार विधि से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, साक्षात्कार विधि से आप समझते क्या है। तो साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू देने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। साक्षात्कार अगर कर रहे हैं तो 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ता है। और इंटरव्यू में क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को समझते हैं, और मन की बातों को समझने के बाद ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या वाकई में ये इस काम के लायक है। अगर वो वाकई में इस काम के लायक है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो वाकई में इस काम के लायक है तो हम उसको वो काम दे दिया करते हैं। तो इंटरव्यू का मतलब होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रक्रिया। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने की प्रक्रिया ही कहलाती है। तो इसमें कहा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू मेथड्स। ठीक है, डिस्कस इट्स कह सकते हैं एप्लीकेशंस एंड कह सकते हैं लिमिटेशंस इन साइकोलॉजी। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने साक्षात्कार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, तो कह सकते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने साक्षात्कार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वायलेट्स के अनुसार देखा जाए तो साक्षात्कार वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले के बीच आमने सामने घटित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वायलेट्स के अनुसार देखा जाए तो साक्षात्कार वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले के बीच आमने सामने क्या होता है, ये घटित होता है। ठीक है, बात करते हैं इस प्रकार चैपलिन के अनुसार देखा जाए तो साक्षात्कार आमने सामने होने वाले वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना क्या होता है, प्राप्त करना होता है। तथ्यपूर्ण सूचना क्या होता है, प्राप्त करना होता है। इसमें देखते हैं साक्षात्कार विधि का अर्थ, और साक्षात्कार एक ऐसी विधि जिसमें क्या साक्षात्कार लेने वाला जो होता है और साक्षात्कार देने वाला आमने सामने बैठकर बातचीत करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने इंटरव्यू के बारे में पहले बता दिया था कि इंटरव्यू उस कड़ी को कहते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि व्यक्ति जो होता है आमने सामने बैठता है। ठीक है, 2 व्यक्ति कम से कम होता है जिसमें एक साक्षात्कार करता होता है और एक साक्षात्कार देने वाला होता है। ठीक है, तो आमने सामने बैठकर बातचीत करता है ताकि किसी व्यक्ति के बारे में तथ्यपूर्ण और सही और गहरी जानकारी क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तथ्यपूर्ण और सही और गहरी जानकारी क्या कर सके, वो प्राप्त कर सके। जब किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर बातचीत के माध्यम से उसकी सोच, भावना, समस्या और अनुभव और व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है तो उसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो साक्षात्कार में यही चीज देखा जाता है कि हम किसी व्यक्ति के सोच को, उसके थिंकिंग को, उसके समझ को, उसके एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर कह सकते हो कि करने के बाद उसे अच्छे से समझते हैं। तो यही क्या होता है, साक्षात्कार विधि होता है। अब साक्षात्कार की प्रमुख विशेषता की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि यह आमने सामने वाली बातचीत होता है, इससे फेस टू फेस बातचीत करना होता है। ठीक है, इसमें पूर्व कह सकते हैं, इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित या खुले हो सकते हैं। इसमें जो प्रश्न हो सकते हैं वो पहले से ही कह दिया जाएगा, हम आपसे इस क्षेत्र से प्रश्न पूछेंगे। इसमें दोनों व्यक्तियों की भूमिका निश्चित होती है, और दोनों व्यक्ति की भूमिका यानी क्वेश्चन पूछने वाला का भी भूमिका और बताने वाले की भूमिका निश्चित होता है। और इसका उद्देश्य विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण होता है, और इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कह सकते हो विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। इसमें उत्तर के साथ साथ हाव भाव, चेहरे की प्रतिक्रिया और आवाज भी क्या होती है, आवाज भी देखी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें उत्तर के साथ साथ क्या होता है, इसका हाव भाव हो गया, चेहरे की प्रतिक्रिया हो गया, और आवाज भी क्या होता है, देखी जा सकती है। मनोविज्ञान में साक्षात्कार की विधि या उपयोगिता या क्वालिटी की बात करते हैं। गहन अध्ययन संभव है इसमें, यानी इन डेप्थ स्टडी, यानी इसमें गहराई तक जाया भी जा सकता है। जैसे होता है ना, सिविल सर्विस का जब इंटरव्यू दोगे तो वहां पर क्या होता है, गहराइयों तक आप जाओगे, काफी गहराइयों तक जाओगे, आपसे वो बहुत ही डीपली पूछेगा। तो साक्षात्कार में एक ही व्यक्ति से बार बार और विस्तार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साक्षात्कार में जो होता है, एक ही व्यक्ति से क्या है, बार बार और विस्तार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें व्यक्ति की समस्या की जड़ तक पहुंचना संभव होता है, और इसमें व्यक्ति की जो समस्या होता है वो जड़ तक पहुंचना क्या होता है, संभव होता है। यह प्रश्नावली की तुलना में अधिक गहरी जानकारी देता है, और यह प्रश्नावली की तुलना में क्या होता है, अधिक गहरी जानकारी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो किसी छात्र के डर, तनाव या अपराधी प्रवृत्ति को समझना,
किसी छात्र के डर, तनाव या अपराधी प्रवृत्ति को क्या करना, कह सकते हो कि समझना हो गया। प्रत्यक्ष संपर्क का लाभ यानी साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति को सामने बैठकर देखता है। साक्षात्कारकर्ता क्या होता है कि व्यक्ति को सामने बैठकर देखता है, उसके चेहरे के भाव, हिचकिचाहट, आत्मविश्वास और आदि को समझ सकता है। इससे उत्तर की सच्चाई क्या है, जांची जा सकती है, और इससे क्या है, उसके उत्तर की सच्चाई को जांचा जा सकता है। ठीक है, अधिक यथार्थ और सही जानकारी की बात करते हैं। यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है तो तुरंत स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। जैसे होता है ना कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कहोगे ना, सर प्लीज एक बार क्वेश्चन को फिर से बोल दें, होता है। तो साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही होता है। गलत मिलने पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जैसे आपसे गलत मिलेगा तो इसी से संबंधित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे गलत फहमी की संभावना क्या होता है, कम हो जाता है। और इससे गलत फहमी यानी जो आपको अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब लचीलापन की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो आपसे आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को बदला जा सकता है। यानी आवश्यकता अनुसार, यानी जितना आप जवाब देने में माहिर हो या आप जो जवाब दे सकते हो, आपसे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। बातचीत को व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है, और बातचीत को व्यक्ति के मेंटल कंडीशन के अनुसार क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है कि चलो ये व्यक्ति इतना क्वेश्चन का जवाब देने में क्या है, सक्षम है, इसलिए हम बात को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। असंरचित साक्षात्कार में यह गुण क्या होता है, थोड़ा अधिक पाया जाता है, और जो असंरचित साक्षात्कार होता है उसमें ये क्वालिटी क्या होता है, कह सकते हो कि यह गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी। तो प्रश्नावली पढ़ने लिखने पर आधारित होती है। साक्षात्कार में अशिक्षित, ग्रामीण, बच्चे या मानसिक रोगी भी क्या है, शामिल किए जा सकते हैं। तो भैया ये साक्षात्कार की अगर बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, तो ये हर व्यक्ति के लिए होता है। हर व्यक्ति को उसके मेंटल कंडीशन के अनुसार क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और बात किए जाते हैं। समग्र अध्ययन की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कम्प्रिहेंसिव स्टडी टाइप का होता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावनाएं, सोच, अनुभव और व्यवहार सभी का क्या है, यहाँ पर अध्ययन संभव होता है। एक ही विधि से कई पहलुओं की जानकारी मिल जाती है, और एक ही विधि से देखा जाए तो कई सारे पहलुओं की क्या होती है, जानकारी भी देखने को मिल जाती है। नैदानिक एवं परामर्श क्षेत्र में उपयोगी की बात करें तो मानसिक रोगों की पहचान करना, कौन से लिंग की अगर बात करते हैं तो काउंसलिंग में एक काम आता है। बाल निर्देशन की बात करें तो बच्चों को क्या करता है, निर्देश देने में काम आता है। और अपराधी सुधार यानी जितने भी कह सकते हो अपराधी क्रिमिनल्स हैं, उन सब में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का भी क्या किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, तो ये कह सकते हो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठता की बात करें तो यह इसमें प्रश्न पहले से तय होता है, इससे पक्षपात क्या होता है, कम होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे नेताजी लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जाते हैं, आइए आपकी अदालत में आपका आज इंटरव्यू है, उनको क्वेश्चन पहले से दे दिया जाता है, और उसमें यह भी लिख दिया था कि आपको ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछना है, तो वो क्वेश्चन पे वो क्रॉस भी कर देता है। तो आप लोग को लगता है ना, देखो ये कितना धड़ल्ले से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ये कितना धड़ल्ले से ये क्वेश्चन का जवाब, और क्वेश्चन भी वही न्यूज वाला जो रहता है, वो क्वेश्चन का जवाब भी वही लिख के दिया रहता है, ध्यान देना। इसलिए नेताजी लोग क्या होते हैं, बड़ा शालीनता पूर्वक क्या करते हैं, आइए हम बैठे हैं, हम आपका क्या करेंगे, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन जब कभी भी लाइव शो होता है ना, तो लाइव शो में इन लोग का हालत खराब होता है, लाइव शो में जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। लाइव शो में जो होता है जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ा, इसलिए लोग लाइव शो में जल्दी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, यह पक्षपात कम होता है, तुलना करना आसान होता है, इसलिए चयन परीक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। साक्षात्कार की विधि की सीमाएं की बात करते हैं, इसमें आत्मनिष्ठा यानी सब्जेक्टिव होते हैं। व्यक्ति सच छिपा सकता है, झूठ बोल सकता है, और बात बढ़ा चढ़ा कर भी कह सकता है, सही बात है, वो ये सब कर सकता है। इससे निष्कर्ष गलत हो सकता है। घबराहट के प्रभाव की अगर बात किया जाए तो नया माहौल देखकर व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति डर और या फिर संकोच उसमें आ सकता है, और सही उत्तर जानते हुए भी वो क्या कर सकता है, गलत दे सकता है। तो अक्सर होता है कि आप लोग जब थोड़ा इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है तो आप लोग सही उत्तर आते हुए भी आप लोग क्या करते हो, उसका गलत जवाब देते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हिचकिचाहट भरा पड़ा है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर हिचकिचाहट, क्या भैया, आपको तो हिचकिचाहट थोड़ा भरा पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करें साक्षात्कारकर्ता का पक्षपात क्या आता है। साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह की बात करते हैं। पूर्वाग्रह में देखा जाए तो क्या होता है, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में क्या करता है, वो निगेटिविटी फैला देता है, तो वो पूर्वाग्रह में आ जाता है। किसी के बारे में न जानना, उसके बारे में गलत सलत बताना। फिर क्या, विश्वास की बात करते हैं, और पसंद और नापसंद की बात करते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ क्या किया जाता है, देखा जाता है। अगला बात करते हैं सामान्यकृत धारणाओं का प्रभाव। अच्छे कपड़े पहनना अच्छा व्यक्ति कहलाता है, दुबला पतला व्यक्ति, जो दुबला व्यक्ति वो कमजोर कहलाता है। तो ऐसी सोच गलत निर्णय करा सकती है। होता है कभी कभी कि अच्छा कपड़ा पहना यानी व्यक्ति अच्छा है, और दुबला पतला यानी व्यक्ति क्या है, बहुत ही कमजोर है। फिर बात करते हैं अनुकरण प्रवृत्ति की बात करते हैं। उत्तर देने वाला वही कहता है जो उसे लगता है कि साक्षात्कारकर्ता सुनना चाहता है, इससे वास्तविक जानकारी क्या होता है, नहीं मिल पाता है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। अगला क्या, भावनात्मक प्रभाव, इमोशनल इफेक्ट की बात करते हैं। दोनों पक्षों में क्रोध, सहानुभूति या चिढ़ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, भावनाएं निष्पक्ष निर्णय में बाधा डालती है। और भाषा संबंधी कठिनाई की अगर बात किया जाए तो हकलाना, तुतलाना, झिझक, शब्दों में कमी होती है। इससे आप अपने विचार से ठीक से नहीं बता सकते। तो भाषा संबंधी कठिनाई में यही होता है कि आप क्या होते हो, आप हकलाते हो, तुतलाते हो या थोड़ा झिझक होता है, तो आपको जो बात बताना है आप वो बात बिल्कुल नहीं बता पाते हो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसलिए साक्षात्कार देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले बढ़िया से एक गिलास पानी पी लो। अब बात करते हैं आत्मनिरीक्षण की कठिनाई की बात करते हैं। तो व्यक्ति अपने मन की बात स्वयं ठीक से नहीं समझ पाता है, इसलिए सही उत्तर वो नहीं दे पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समय, धन और श्रम की क्या है, अधिकता की बात किया जाए तो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से बात करने में बहुत समय लगता है, खर्च भी अधिक होता है और बड़े समूह प्रयोग करना क्या होता है, थोड़ा कठिन भी होता है। तो इस तरीके से साक्षात्कार को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो साक्षात्कार में 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में वो आपसे नॉर्मली पूछेगा, आपका हालचाल लेगा। और दूसरा स्टेज थोड़ा लंबा होता है, विस्तृत होता है, जो आपके काम के बारे में आपसे पूछेगा। और तीसरे में क्या करता है, वो आपको नमस्ते करेगा और आपको विदा करेगा और आप भी थैंक यू बोलोगे और चले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सीखने के यानी अधिगम के क्लासिकल यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करें। अब अधिगम की बात करेगा और शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करेगा। या फिर पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो कभी अगर पेवलव आ गया ना, तो पेवलव ने क्या किया था, कुत्ते प्रयोग किया था। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेवलव थे। ठीक है, और वे रूसी के प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी थे। तो ध्यान ना, पेवलव क्या हम थे, पेवलव रूसी थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जरा बताइएगा, जो अधिगम है, ठीक है, जो अधिगम है और क्लासिकल जो हम लोग बात करते हैं, अनुबंधन की बात करते हैं, तो इसके कह सकते हो कि प्रतिपादक या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इवान पावलोव ने किया था। दूसरा ऑब्जेक्ट ये पूछा कि इवान पावलोव कहाँ के थे, तो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। और रूस के क्या थे, ये शरीर क्रिया विज्ञानी थे। ठीक है, अगला बात करते हैं, सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और सिद्धांत का मूल विचार क्या है, मेन आइडिया क्या है, तो इसके देखा जाता है या यदि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार किसी अस्वाभाविक यानी तटस्थ उद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वह अस्वाभाविक उद्दीपक, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न कर देगा। यानी होता नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके काम के साथ साथ किसी और काम को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने क्या किया, आप किसी कुत्ते को खाना खिला रहे हो, रोज खाना खिला रहे हो, तो कुत्ता समझ रहा है कि इस टाइम हमको खाना खिला जाएगा। अब उस कुत्ते को क्या किया, रोज घंटी बजाए खाना दे रहे हो, फिर घंटी बजा रहे हो, फिर खाना दे रहे हो, फिर घंटी बजा रहे हो, फिर खाना दे रहे हो। तो इसमें दूसरा कंडीशन भी आप जोड़ दिए, पहले खाना था, अब खाने के साथ घंटी भी जोड़ दिया। तो अब घंटी जोड़ते तो कुत्ता समझ जाता है, जैसे घंटी बजाते हो तो कुत्ता समझ जाता है कि अब खाना आ रहा है। तो धीरे धीरे कुत्ते को क्या आता है, दोनों चीज़ का आदत हो जाता है। जैसे आप रोज गाड़ी से आते हो, तो रोज गाड़ी से आते हो तो क्या करो, चश्मा लगा के आते हो। अब धीरे धीरे चश्मा लगाने लगोगे तो अब आपको चश्मा लगाने क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा। अब रात को भी चश्मा लगा के ही चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे सरल एग्जाम्पल में देखते हैं। बच्चे के मुंह में माँ का स्तन पड़ता है तो बच्चा चूसने लगता है। स्तन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। स्तन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, लेकिन चूसना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। और चूसना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब इसी आकार की दूध की बोतल दी जाती है, देखो नेपल दिया जाता है, उसी आकार का दिया जाता है। अब उसी आकार का बच्चों को देखो धीरे से क्या कहते हैं, नेपल पकड़ा दिया जाता है। उसी आकार का दूध की बोतल दी जाती है, बच्चा उसी क्या करता है, चूसने लगता है। यहाँ बोतल अस्वाभाविक उद्दीपक होते भी क्या है, वह अनुक्रिया पैदा कर रही है। बात समझ में आया, यहाँ बोतल क्या अस्वाभाविक उद्दीपक है, फिर भी अनुक्रिया पैदा कर रहे हैं ना। तो माँ का स्तन जब बच्चे के मुंह में जाता है तो क्या होता है, वो स्टिमुलस होता है। लेकिन वो जब दूध पीना शुरू करता है तो क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड होता है। लेकिन उसी रिस्पॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। तो एक स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। लेकिन वही कुछ दिन बाद बच्चों को क्या कहता है, उस माँ के स्तन की जगह क्या कहता है, उसको बोतल वाला दे दिया जाता है, बोतल का नेपल पकड़ा दिया जाता है। तो क्या कहता है, वो उसको भी चूसने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अस्वाभाविक हो जाएगा। तो अस्वाभाविक उद्दीपक होते हुए वह क्या करता है, अनुक्रिया पैदा करता है। यानी बात यहाँ पे क्या कर रहा है, बात यहाँ पे कर रहा है स्वाभाविक उद्दीपक का रिलेशन क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से भी हो सकता है। स्वाभाविक उद्दीपक का रिलेशन जो है वो किससे हो सकता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से भी क्या हो सकता है बच्चा मेरे, हो सकता है। ये पॉसिबल क्या है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बात करते हैं पेवलोव का प्रसिद्ध प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। तो कुत्ते पर प्रयोग कैसे होता है ये मैंने बता दिया था। कि एक बार क्या हुआ कि पेवलोव ने क्या किया कि कुत्ते को भोजन खिलाया, भूखे कुत्ते को, फिर भोजन खिलाया,
अब जब भी वो भोजन लेके जाता तो कुत्ते के मुंह में पानी आता तो उसने भोजन गिरा दिया। अब कुत्ते को जब भोजन देता है तो क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है तब भोजन दे रहा है, फिर घंटी बजा रहा है तब भोजन दे रहा है। अच्छा 10-15 बार किया, उसके बाद घंटी बजाया और कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मतलब उसे भूख लगता है तो पानी आता है ना, और जैसे घंटी बजाया कुत्ते के मुंह में क्या गया, पानी आ गया, लेकिन जब भोजन नहीं दिया। यानी घंटी बजाने पर कुत्ते को क्या हो गया कि भोजन का अनुभव हो गया। अब क्या, कोई भी मोहल्ले जाता, कोई साइकिल घंटी बजाता, कुत्ता दौड़ के आता था, उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो यानी यहाँ पर कुत्ता, जब भी कोई बाहरी लोग आता था घंटी बजाता कुत्ता आता था और बार बार देखने लगता था भाई कौन दिया, खाना दिया कि नहीं दिया, क्योंकि उसे घंटी का आवाज सुनने की आदत हो गया था। अब कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है, विभेदन करना सीख रहा है। देखो कुत्ता अब यहाँ क्या कर रहा है, कुत्ता अब यहाँ विभेदन करना सीख रहा है कि कौन सा घंटी बजने पर हमें भोजन मिलता है। तो कुत्ता देखो विभेदन भी करना सीख रहा है। तो अब वो घंटी को जरा पहचानता है कि कौन सा घंटी पे हमें भोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे वही कर रहा है, सीखने की प्रयोग, यानी पेवलाव का प्रसिद्ध प्रयोग की अगर बात करें, एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, थे एक भूखा कुत्ता था, प्रयोगशाला में रखा गया, वातावरण शांत किया गया, नियंत्रण था, और कुत्ते के मुंह से निकलने वाली लार को नली द्वारा मापने की व्याख्या की गई। अब प्रयोग एक में क्या, कुत्ते को मांस का पाउडर दिया गया। स्वाभाविक रूप से कुत्ते के मुंह में लार आया। मांस का पाउडर स्वाभाविक उद्दीपक था, लेकिन लार आना क्या था, स्वाभाविक अनुक्रिया था। दूसरा क्या हो गया, मांस देने से पहले घंटी बजाई गई। शुरुआत में घंटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि घंटी क्या तथास्थ है और अस्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन घंटी बजाकर तुरंत मांस दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कई बार दोहराया गया, और जैसे यह प्रक्रिया दोहराया गया तो कुछ समय बाद देखा गया कि केवल घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में क्या गया, लार आने लगा। यानी अब घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक है और लार आना क्या है, यह अनुबंधित अनुक्रिया हो गया। तो पहले घंटी बजाने से कोई सलाइवा मुंह में नहीं आता कुत्ते के, लेकिन अब आने लगा है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं जो कह सकते धीरे धीरे वक्त के साथ साथ क्या होता है, वो आपके पहले वाले से जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। अब प्रयोग का निष्कर्ष देखा जाए तो किसी तटस्थ उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाए। कोई तटस्थ उद्दीपक है, जैसे आप हमारे हाथ में मार्कर देखते हो, अब ये जो रोज हम ये मार्कर लेके आते हैं आपको पढ़ाते हैं, ये बार बार, यानी ये तटस्थ उद्दीपक है, हम इसको अपने साथ बार बार लेके आते हैं। आप किसी दिन क्या किया, नहीं ले गए, भूल गए, तो अब आपको मेरा हाथ खाली, मतलब कह सकते हैं जैसे हम दाढ़ी वगैरह रखते हैं, बाल वगैरह बड़ा रखते हैं, हम एकदम गंजे हो जाए, बढ़िया से आ जाए, दाढ़ी मूछा एकदम क्लीन करके आ जाए, तो क्या लगता है, अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे। लेकिन यही अगर रोज रोज हम गंजे हो रहे हैं, ठीक है, तो अब हम आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पर उद्दीपक की बात करते हैं, तटस्थ यदि किसी तटस्थ उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो यह तटस्थ उद्दीपक भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे टीवी सीरियल देखते हो ना, तो टीवी सीरियल में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखते हैं, उसके साथ हमेशा रहता है। अब वो सीरियल बहुत पसंद आ गया, वो व्यक्ति भी आपको पसंद आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब कोई मूवी देखोगे ना और वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने रांझना मूवी देखा था, इसका धनुष का, तो उसमें उसका एक दोस्त था पंडित। तो फिर इसके बाद तेरे इश्क में एक मूवी देखा, तो उसमें भी बनारस में वो पंडित आता है, बनारस में भी वो पंडित आता है। तो ऐसा सीन लगता है जैसे फिर से हम रांझना मूवी देख रहे हैं, वही सीन है, वही जगह, सब कुछ वही है, बस ये था कि थोड़ा उम्र में ये लोग ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो यदि किसी तटस्थ उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना, तो वह तटस्थ उद्दीपक भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्या करता है, उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। देखा जाए तो बेखते रेव के अनुसार देखा तो बिजली का झटका देने से पहले घंटी बजाई गई, कुछ समय बाद घंटी से ही पाँव खींचने की प्रक्रिया क्या होगा, शुरू होने लगा। तो इसे सहचार परावर्तक कहते हैं। जैसे एक कुत्ता था, एक रूम में था, तो उसको क्या किया जाता, उसको बिजली का झटका दिया जाता था, कुत्ता उछल के भागता था, उछलना शुरू करता था, और तब तक उछलता था जब तक कि वो दूसरे रूम में नहीं चला जाता था। तो जब भी बिजली का झटका देने जाता था तो उससे पहले घंटी बजा देता था, तो घंटी बजाता था और फिर बिजली का झटका देता था। तो कुत्ते को ये एनालिसिस हो गया कि जैसे घंटी बजेगा उसको उछल करके दूसरे रूम में चले जाना है। तो जैसे घंटी बजता था समझ गया कि बिजली का झटका पास में, वो दौड़ के जाता दूसरे रूम में घुस जाता था। ये होता है प्रयोग करना, ठीक है। तो इसे साचार्य प्रवर्त कहा जाता है, ठीक है। वाटसन ने क्या कहता है, रोशनी जलने पर बिजली का झटका। जैसे किसी रूम में रोशनी जलता था, जैसे दो बॉक्स था और एक बॉक्स में क्या किया गया, एक बिल्ली को रखा गया, बॉक्स में क्या किया, बिल्ली को रखा गया, दोनों बॉक्स में अंधेरा था, मतलब लाइट ही चल रहा था एक तरह से। जैसे इस बॉक्स में रेड कलर का लाइट जलता है, उसके ठीक 2 सेकंड 3 सेकंड में क्या था, बिजली पास कर दिया था, तो बिल्ली को बहुत ज्यादा झटका लगता है। बिल्ली समझ नहीं पाता हो क्या रहा है, वो फिर क्या करता है, दूसरा जो चेंजर बना हुआ था रूम, उसमें कूद के चला जाता है। फिर इधर भी वही करता है, इधर भी लाइट जलाता है, फिर बिजली का झटका पास करता है 3 सेकंड बाद, फिर वो बिल्ली जाता है उसमें से उधर भागता है। यानी अब बिल्ली को ये एनालिसिस हो गया कि जब जब लाइट जलेगा हम वो दूसरे रूम में भाग जाना है।
ठीक है, तो यहाँ पर वही किया जाता है। तो बाद में केवल रोशनी से ही बचने की प्रतिक्रिया दी जाती है। तो वाटसन और रेनर ने क्या किया, लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग, यानी बच्चे को खरगोश से डराया गया और बाद में बच्चा सभी सफेद वस्तु से क्या हो गया, डरने लगा। तो बच्चे को सबसे पहले खरगोश से डराया गया और बाद में बच्चा क्या हो गया, सभी सफेद चीज़ों से डरना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके से कुत्ता जब बच्चे में पैदा होता है तो कुत्ता क्या करता है, वो मनुष्यों के बीच में क्या होता है, पलता बढ़ता है। और मनुष्य किस तरीके से मारता है, उसे पीटता है, डराता है, तो कुत्ता अपना भूल जाता है कि उसके पास भी काटने की क्षमता है, वो भूल जाता है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। अगर शेर की अगर हम लोग बात करें, अगर शेर अपने मोहल्ले में बच्चा पैदा करने लगे, ठीक है, और वो इंसानों के बीच में ही पैदा होगा ना, ध्यान देना, अगर वो इंसानों के बीच में ही पैदा होगा ना, तो शेर का भी कंडीशन कैसा हो जाएगा, कुत्तों जैसा हो जाएगा। वो रहेगा शेर, लेकिन उसको क्या होगा, उसको इंसानों से डर लगेगा। उसको इंसानों से क्या लगेगा, उसको इंसानों से अच्छा खासा डर लगना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं संबंध है प्रत्यावर्त के लिए आवश्यक शर्तें। तो यह अस्वाभाविक उद्दीपक पहले या साथ में दिया जाएगा, दोनों उद्दीपक के बीच का अंतर कम होगा, बार बार दोहराव होगा, प्रयोज्य प्रेरित होगा, वातावरण शांत होगा, प्रयोज्य समान होगा और प्रतिक्रिया तुरंत होगा। ठीक है, पेवलो द्वारा बताया गया नियम में क्या होता है, बार बार अभ्यास से अनुबंध जल्दी बनता है, सही बात है, कुत्ते के ऊपर बार बार प्रयोग किया। ठीक है, फिर क्या है कि केवल घंटी बार बार बजाने से प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, और बार बार अगर वही घंटी बजाओगे और उसको कुछ दोगे नहीं तो उसका जो प्रतिक्रिया वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार घंटी बजाए, उसके मुंह से लार आने लगा, उसे लगा भोजन मिलेगा पर भोजन नहीं मिला, अब बार बार ऐसे करोगे तो उसका क्या प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगा, उससे लगेगा कोई मजाक कर रहा है। देर से भोजन देने पर सीखने में देरी होती है। ठीक है, समान प्रकार की अन्य उत्तेजनाओं से भी वही प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। पावलोव के सिद्धांत में देखा जाए, आलोचना में देखा जाए, तो यह सीखना यांत्रिक है, यांत्रिक मतलब यंत्रों द्वारा सीखा जा सकता है, समझ पर आधारित नहीं है। ठीक है, सही बात है, यह समझ पर आधारित नहीं है, ये यांत्रिक है। ये क्या है, ये यांत्रिक है। तो यांत्रिक जगह अगर आप चुटकी बजा के भी अगर करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको यांत्रिक बन जाएगा। यह सीखना अस्थायी नहीं होता है। वास्तविक जीवन में बाधाएं होती हैं, प्रयोग में नहीं होती है। चेतन सीखने की व्याख्या नहीं करता है, और कह सकते हो कि इससे अनावश्यक डर और असामान्य व्यवहार भी क्या हो सकता है, सीख लिया जाता है। महत्व की बात करें, पशुओं के प्रशिक्षण में उपयोगी होता है, डर आदत और स्वभाव प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायक होता है, और शिक्षा और चिकित्सा में क्या होता है, ये प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मरण से आप क्या समझते हैं। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्मरण में अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्मरण में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। तो बात करते हैं, यह कहते हैं दीर्घकालीन स्मृति की विशेषताएं बताएं। ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में क्या अंतर है। स्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने बीते हुए अनुभव को दोबारा याद करते हैं और उन्हें वर्तमान में चेतना में लगाते हैं। स्मरण क्या है, स्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने बीते हुए अनुभवों को क्या करते हैं, दोबारा याद करते हैं और उन्हें वर्तमान चेतना में क्या करते हैं, लाते हैं। सरल भाषा में देखें तो जो बातें हमने पहले देखी, सुनी, सीखी या अनुभव की है, उन्हें बाद में याद कर पाना क्या होता है, स्मरण कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल में बचपन की स्कूल की यादें। कोई कविता जो पहले आपने क्या की है, सीखी है, जैसे आप अपना नाम हो गया, पता हो गया और मोबाइल नंबर वगैरह हो गया। ठीक है, हाँ जी, जैसे आपका नाम हो गया, पता हो गया और मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, तो ये सब स्मरण वाली चीज़ें। स्मरण का मतलब मेमोरीज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें याद करते हैं तो पुराने अनुभव भी क्या होते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, स्मृति के जरिए क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्मरण का मतलब क्या होता है, स्मरण का मतलब होता है कि याद करना। ठीक है, कहते हैं हमने आपको स्मरण किया। स्मरण की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, स्मरण एक क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, और स्मरण के लिए कह सकते पुराना अनुभव का होना क्या है, जरूरी है। गत यानी विगत, गत कहते हैं ना, पुराने समय की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए क्या है, स्मरण के लिए कह सकते हो कि पुराना अनुभव का होना क्या है, जरूरी है। और स्मरण द्वारा कह सकते हो पुराने अनुभव वर्तमान में क्या करते हैं, चेतना को भी लाते हैं। और कह सकते हो कि जो आपका स्मरण है वो स्मरण ही क्या करता है, आपके पुराने अनुभव वर्तमान में क्या करते हैं, चेतना में आते हैं। स्मृति के प्रकार की बात करते हैं, स्मृति के प्रकार कह सकते हो कि दो टाइप से होता है, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मरण की बात अगर किया जाए तो दीर्घकालीन स्मरण वह स्मरण है जिसमें जानकारी लंबे समय तक रहता है, जैसे घंटों, दिन, वर्ष या पूरे जीवन भर भी रहता है। ठीक है, मी और किंग के अनुसार देखा जाए तो दीर्घकालीन स्मरण वह स्मृति है जिसमें सामग्री घंटों, दिनों, वर्षों काल तक रहता है। तो ये बात किसने कहा है, मी और किंग ने कहा है। मी और किंग ने क्या कहा है कि जो दीर्घ स्मृति होता है उसमें क्या होता है कि जो जानकारी होता है वो लॉन्ग टाइम तक होता है, वो लंबे समय तक होता है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है, वो लंबे समय तक चलता रहता है, जिससे सामग्री घंटों, दिनों और वर्षों जीवन काल तक चलता रहता है। दीर्घकालिक स्मरण की विशेषता की अगर बात करें तो अधिक समय तक रहता है। क्या होता है, यह अधिक समय तक रहता है, इसकी अवधि बहुत लंबी होती है, यह
अधिक समय तक रहता है, इसकी अवधि बहुत लंबी होती है। कुछ बातें जीवन भर क्या होती हैं, याद रहती हैं। कुछ बातें जीवन भर क्या होती हैं, याद रहती है। जैसे अपना नाम, भाषा और पहाड़ा। जैसे अपना नाम, भाषा और पहाड़ा। कूटबंध की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कोडेड होते हैं। इसमें जानकारी सुसंगठित और क्या होती है, व्यवस्थित रूप में रहती है। ध्यान दीजिएगा। और बार बार दोहराने से, ठीक है, बार बार दोहराने से जानकारी क्या होती है, इसमें पक्की हो जाती है। बात करते हैं अलमारी में फाइलें सजा कर रखने से भी जल्दी मिल जाती हैं। इसलिए देखते हैं कि जितने बैंक स्टाफ वगैरह होते हैं या जो बढ़िया टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, सजा करके रखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अधिक जानकारी रखी जा सकती है। जितनी अच्छी तरह सामग्री समझी और जोड़ी जाती है उतना स्मरण अच्छा होता है। तो सामग्री को हमेशा क्या करते हैं, तो सामग्री को हमेशा हम लोग कह सकते हैं समझते हैं और उसे जोड़ कर रखते हैं। तो हमारा जो स्मरण होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं विघटन की संभावना की बात करते हैं। विघटन यानी टूटने की बात करते हैं। तो विघटन कह सकते हो बाहरी बाधाओं का असर जो होता है वो क्या होता है, इस पर कम पड़ता है और जानकारी जल्दी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, जानकारी जल्दी इसमें नष्ट क्या होता है, नहीं होती है। बात करते हैं रिहर्सल की आवश्यकता होती है। रिहर्सल यानी बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, बार बार प्रयोग। जैसे होता है ना कि कोई भी गाना आपको याद नहीं होता, आप रिहर्सल करते हो, उसको क्या कहते हो, दोहराते हो, बार बार प्रयोग करते हो। तो रिहर्सल की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं बिना रिहर्सल के स्मरण करना अस्थायी कह सकते हो नहीं हो सकता है। अगला बात करते हैं विस्मरण क्या होता है। ठीक है, लगता है 8वां क्वेश्चन 2 बार कर दिए। विस्मरण क्या होता है, विस्मरण मतलब भूलना हो गया। विस्मरण का क्या मतलब हो गया, भूलना हो गया। तो विस्मरण का अर्थ कहते हैं पहले सीखी या याद की हुई बातों को याद ना आना आ पाना। पहले सीखी हुई बातों को याद, या फिर कह सकते हो पहले सीखी या याद की हुई बातों को याद ना आ पाना। हम रोज बहुत सी बातें सीखते हैं, आपको पता होगा हम रोज बहुत सी बातें सीखते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है उसमें से कई सारी बातें क्या होते हैं, भूल भी जाते हैं। ठीक है, और इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भूलना जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कहते हैं ह्यूमन क्वालिटी इज फॉरगेटफुलनेस। वो क्या कहते हैं, ह्यूमन क्वालिटी इज फॉरगेटफुलनेस, यानी मानव क्या होते हैं, भूल भी जाते हैं। बचपन में पढ़ी कुछ कविताएं अब याद नहीं है। बहुत सारी कविताएं हम लोग बचपन में पढ़े, याद किया, लेकिन अब वो याद नहीं है। लेकिन कुछ कविताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, याद भी रहती हैं। इंसान सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपनों से होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो व्यक्ति कुछ दिन दुख व्यतीत करता है, कुछ दिन वो दुखी रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसे धीरे धीरे उसका मस्तिष्क ये कहता है कि अब वो जा चुका है, अब उसे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। तो बात करते हैं मनोविज्ञान में विस्मृति का महत्व की बात करते हैं। मनोविज्ञान में विस्मृति के महत्व की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए कि स्मृति कैसे बनती है और कैसे नष्ट होती है, स्मृति कैसे बनती है और कैसे नष्ट होती है, यह जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों भूलते हैं। इसी कारण विस्मृति पर क्या है, कई सारे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, इसी कारण विस्मृति पे क्या है, कई सारे प्रयोग किए गए हैं। इवांग हॉस के अनुसार देखा जाए विस्मृति का प्रयोग, तो इवांग हॉस ने सबसे पहले क्या किया, वैज्ञानिक ढंग से विस्मृति का अध्ययन किया। इवांग हॉस ने क्या किया, सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से विस्मृति का क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग का निष्कर्ष देखा और उन्हें बताया कि भूलना याद करने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है। भूलना क्या होता है, याद करने के तुरंत बाद ही शुरू होता है, यानी शुरू में जो विस्मृति बहुत तेजी होती है और बाद में धीमी हो जाती है। उसके अनुसार विस्मृति की गति की अगर बात करें तो पहले 30 मिनट में लगभग 50% भूल जाते हैं, और एक दिन में लगभग 2/3 भाग भूल जाते हैं, और 6 दिन में लगभग 3/4 भाग भूल जाते हैं, और एक महीने में लगभग 4/5 भाग भूल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाठ को याद करने के तुरंत बाद दोहराना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए कहता है पाठ को याद करने के बाद तुरंत दोहराना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, सबका मस्तिष्क क्या होता है, हाँ जी, सबका मस्तिष्क कह सकते हो कि बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए पाठ को जब याद करो ना बाबू तो उसको दोहरा भी लो, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। तो आप लोग साथ ये प्रॉब्लम चलता है ना कि सर हम लोग याद करते हैं लेकिन क्या करते हैं, हम लोग ये सब चीज़ों को बार बार याद करते हो, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आप लोग दोहराते नहीं हो किसी भी चीज़ को। ध्यान दीजिएगा, आप लोग किसी भी चीज़ को बिल्कुल दोहराते नहीं हो, और जब दोहराओगे नहीं तो भूलना क्या है, भूलना आपके लिए ये लाजमी हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे आधे दिन बाद, फिर अगले दिन, फिर कुछ दिन बाद, अन्य प्रयोग और निष्कर्ष कह सकते हो रोडोसेविच के निष्कर्ष। ठीक है, तो 6 घंटे बाद लगभग 47% भूल जाते हैं, एक दिन बाद 61%, और 2 दिन बाद। सभी मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अपना अपना एक प्रस्ताव दे दिया कि लोग भूलते कैसे हैं। ठीक है, हाँ, भूलते किस तरीके से, परसेंटेज में बटा में, ये सब बता दिया। बात करते हैं बैलार्ड का प्रयोग। तो छात्रों को एक कविता याद कराई गई, बैलार्ड ने प्रयोग किया, छात्रों को एक कविता याद कराई गई। 2 दिन बाद परीक्षा ली गई। कई छात्रों का प्रदर्शन पहले से बेहतर था। ठीक है, कई छात्रों का प्रदर्शन क्या था, पहले से बेहतर था। इसे स्मृति का पुनरुत्थान कहते हैं। ठीक है,
कहते हैं। कुछ समय बाद स्मृति और मजबूत हो जाती है। क्या स्मृति चिन्ह पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि स्मृति चिन्ह पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं, वे केवल चेतना से बाहर हो जाते हैं। स्मृति चिन्ह क्या है? पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, वे केवल चेतना से बाहर हो जाते हैं। चेतना क्या होता है? जो चीज़ हमें याद होता है उसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कविता जो भूल चुके हैं, जब दोबारा याद करने बैठते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि आप पहले कभी न कभी उसे क्या किए थे? याद किए हुए थे। तो बस ये होता है कि कोई भी चीज़ आप जो याद किए हुए हो ना, समझे हुए हो, वो बस चेतना से बाहर है, और जैसे उसको आप दोहराते हो ना, वो चीज़ आपको दोबारा याद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं दोहरा लेना चाहिए समय समय पर, ताकि आपको वो मेमोरी में सेट हो जाए। ठीक है। इससे स्पष्ट है कि विस्मृति एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, न कि पूरी तरह से नष्ट होना। तो विस्मृति के कारण की अगर बात किया जाए तो विस्मृति के मुख्यतः दो कारण माने गए हैं। विस्मृति के मुख्यतः दो कारण माने गए। पहला क्षीणता यानी फेडिंग, और दूसरा रुकावट यानी ब्लॉकिंग की बात करते हैं। पहला क्या है? पहला क्षीणता है, और दूसरा क्या है? रुकावट है। ठीक है। क्षीणता की अगर बात किया जाए तो समय के साथ स्मृति चिन्ह का धीरे धीरे कमजोर होना। समय के साथ स्मृति चिन्ह का धीरे धीरे कमजोर होना। ठीक है। वर्ड्स के अनुसार अगर देखा जाए, यदि किसी स्मृति का बार बार उपयोग ना किया जाए तो समय के साथ क्या होता है? धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? लुप्त हो जाता है। जैसे इस्तेमाल ना किया गया रास्ता, तो आप धीरे धीरे भूल जाओगे। धीरे धीरे क्या हो जाओगे? धीरे धीरे भूल जाओगे। धीरे धीरे घास से भर जाता है। ठीक है। इस्तेमाल ना किया हुआ रास्ता क्या होता है? धीरे धीरे घास से भर जाता है। ध्यान दीजिएगा। और लगातार इस्तेमाल हो रहा है तो घास क्या होता है? दबा रहता है, वो रास्ता बना रहता है। रुकावट ब्लॉकिंग बातें, कई बार स्मृति नष्ट नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? बाधा आ सकती है, जिससे हम यह याद कह सकते हो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का नाम पता, लेकिन उसी जैसे दूसरे व्यक्ति का नाम याद आता है, सही नाम याद नहीं आता है। बात करते हैं समान स्मृतियों की बाधा की बात करते हैं। जब दो मिलती जुलती स्मृतियां आपस में टकराती हैं, जब दो मिलती जुलती स्मृतियां आपस में टकराती हैं, तब यह स्मृति याद नहीं रहती हैं। जैसे ब्रजेश और ब्रिजेंद्र होता है, नाम सिमिलर है तो जल्दी याद नहीं होगा। टेनिस की आदत, बैडमिंटन सीखने में बाधा। अगर आप टेनिस के आदी हो तो बैडमिंटन आप बार बार ऐसे मारोगे, तो टेनिस की आदत अगर आपको है तो बैडमिंटन सीखने में बाधा होगा। फिर कह सकते हो प्रतिगामी निरोधन की बात करते हैं। ठीक है। तो रेट्रोक्टिव कह सकते हो इनहिबिटेशन की बात करते हैं, तो इसमें नई सीखी हुई बातें आती हैं, जैसे पुरानी सीखी गई बातों को भूलने का कारण बनती हैं। जब आप लोग नई सीखी गई बातों को यूज करोगे तो पुरानी सीखी गई बातें क्या हो जाएगी? भूल जाओगे। इसलिए पढ़ाई के तुरंत बाद आराम करना चाहिए। इसलिए पढ़ाई के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। स्मृति के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। तो पढ़ाई के बाद तुरंत क्या होता है? आराम करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं संवेगात्मक कारण की बात करते हैं। तो संवेगात्मक कारण क्या होता है? यानी इमोशनल कॉज की बात करते हैं। संवेगात्मक का मतलब ये होता है कि आपका चिंता, डर, घबराहट या स्ट्रेस की बात करें तो ये सब स्मृति में क्या करता है? रुकावट डालता है। ठीक है। डर हो गया, चिंता हो गया, घबराहट हो गया, तनाव हो गया, ये सब क्या करता है? स्मृति में रुकावट डालने का क्या करता है? काम करता है। कई बार मन अवांछित बातों को अचेतन रूप से क्या करता है? दबा देता है। कई बार क्या होता है? मन जो होता है वो अवांछित बातों को क्या करता है? अचेतन रूप से दबा देता है। जैसे साक्षी यानी गवाह और स्मृति की बात करता है। अदालत में गवाह ईमानदार होने पर भी पूरी सच्चाई याद नहीं रख पाते हैं। ईमानदार होने पर भी क्या होता है? पूरी तरह सच्चाई याद नहीं रख पाते हैं। तो ये क्या होता है? ये देखा जाए तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और खासकर संवेगात्मक कारण की वजह से ये क्या है? पॉसिबल होता है। तो कई बार कह सकते हो कि ईमानदार होने पर पूरी गवाही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मन अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार कुछ बातें जोड़ देता है और कुछ क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इससे गलती गवाही की संभावना बढ़ जाती है, और इससे गलत गवाही की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। अभिप्रेरणा की बात करते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? तो अभिप्रेरणा वह मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को क्या करता है? कुछ करने के लिए भीतर से प्रेरित करता है। ठीक है। उसे ऊर्जा देता है और क्या करता है? और किसी निश्चित लक्ष्य की ओर क्या करता है? बढ़ने के लिए तैयार करता है। सरल शब्द है, जो शक्ति हमें काम करने के लिए क्या करता है? जो शक्ति हमें काम करने के लिए तैयार करता है। जो शक्ति हमें काम करने के लिए तैयार करता है वही क्या? अभिप्रेरणा है। जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा हो गया, ठीक है, आवश्यकता या लक्ष्य पैदा होता है, जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा हो गया, आवश्यकता हो गया या लक्ष्य पैदा होता है, तभी क्या होता है? अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है। तभी क्या होता है? तभी उसी कंडीशन में अभिप्रेरणा क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है। अभिप्रेरणा के अन्य अर्थ की बात करते हैं। अभिप्रेरणा को हम कई नामों से भी जानते हैं। अभिप्रेरणा को हम क्या करते हैं? कई नामों से भी जानते हैं, जैसे इच्छा शक्ति, प्रेरणा, क्रियाशील शक्ति। जैसे इच्छा शक्ति हो गया, प्रेरणा हो गया, और कह सकते हो क्रियाशील शक्ति हो गया। इसका अर्थ है कि अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार की क्या है? जड़ है।
इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ यह है कि अभिप्रेरणा क्या है, हमारे व्यवहार की जड़ है। अभिप्रेरणा की परिभाषा अगर बात किया जाए तो गिलफोर्ड के अनुसार देखा जाता है अ मोटिव इज एनी इंटरनल फैक्टर और कंडीशंस दैट इनिशिएट्स एंड कह सकते हो सस्टेंस एक्टिविटीज। अर्थात अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी कार्य को आरंभ कराती है और लक्ष्य की प्राप्ति तक उसे बनाए रखती है। अभिप्रेरणा क्या होता है, जो अंदर से मोटिवेशनल शक्ति आपको देती है। जैसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो कह सकते हो अभिप्रेरणा वो शक्ति है जो हमें किसी काम को कराने के लिए क्या करती है, शक्ति देती है, मजबूर नहीं शक्ति देती है। और वो तब तक वो शक्ति बना रहता है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं। अब आज का मोटिवेशन कैसा है, अभी सुने मोटिवेट हुए चलो 24 घंटा में से 12 घंटा पढ़ेंगे, और गए बिस्तरा बैठे पढ़ने की जगह मोबाइल चलाए, टैब उठाए और मूवी देखते देखते सो गए, तो उसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेरणा में यही होता है कि इसमें क्या होता है कि वह आंतरिक शक्ति जो किसी व्यक्ति को या किसी कार्य को आराम कराती है और लक्ष्य की प्राप्ति तक क्या करता है, हाँ जी, आपको लक्ष्य की प्राप्ति तक क्या करता है, वो ले जाने का क्या करता है, काम करता है। अभी प्रेरणा का स्वरूप की अगर बात करें, नेचर और मौसम की बात करते हैं, अभी प्रेरणा के स्वरूप को समझने के लिए इसके मुख्य लक्षणों को जानना आवश्यक होता है। इसके मुख्य लक्षणों को जानना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। जैसे अभिप्रेरणा एक आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। और अभिप्रेरणा जो होता है ना, व्यक्ति के बाहर से नहीं, वो क्या होता है, भीतर से, यानी इच्छा शक्ति की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम लोग इच्छा शक्ति की बात करते हैं। इच्छा शक्ति उत्पन्न होता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सफलता पाने की इच्छा। जैसे भूख लगना, प्यास लगना और सफलता पाने की इच्छा की बात करते हैं। ये सभी क्या है, आंतरिक कारण है। ये सभी क्या है बच्चा मेरे, ये सभी कह सकते हो, ये सभी के सभी क्या है, आपके आंतरिक कारण है। अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा क्या होता है, ये लक्ष्य निर्देशित होता है। व्यक्ति का हर व्यवहार किसी लक्ष्य से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी व्यक्ति का कह सकते हो कि हर व्यवहार क्या होता है, किसी न किसी लक्ष्य से क्या होता है, जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, भूख लगने में भोजन प्राप्त करना, प्यास लगने में पानी पीना, ठीक है, पढ़ाई क्या करता है, परीक्षा में सफलता दिलाता है। जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा मिलने पर, तब तक आपको शांति संतोष कह सकते हो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यवहार को क्या करता है, ऊर्जा देता है। और अभिप्रेरणा क्या करता है, आपके बिहेवियर को भी ऊर्जा देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे ऊर्जा देता है, तो कह सकते हो कि अतिरिक्त शक्ति यानी एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करता है। अभी प्रेरणा मोटिवेशन का तो इसलिए देखते हो, हम लोग जब भी कोई वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, लोहा डंबल उठाते हैं, तो हम लोग वर्कआउट के दौरान क्या करते हैं, हम लोग अभिप्रेरित रहते हैं। तो कैसा अभी प्रेरणा व्यक्ति में क्या करता है, अतिरिक्त शक्ति पैदा करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। मानसिक और शारीरिक क्या करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ये क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। अभी प्रेरणा से शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे व्यक्ति कठिन कार्य भी क्या करता है, कर पाता है। जिससे व्यक्ति क्या करता है, कठिन कार्य भी कर पाता है। अभी प्रेरित व्यवहार निरंतर होता रहता है, यानी कैसे तो बीच में रुकता नहीं है और लक्ष्य मिलने तक लगातार ये क्या करता है, प्रयास जारी करता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्या तो दिन रात मेहनत करता है, देखते हो ना, दिन भर साल भर कुछ नहीं भरा और 2 दिन में पढ़ के क्या करते हैं लोग, अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो वही कहते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं और तब तक चैन नहीं लेते हैं जब तक कि परिणाम नहीं आ जाता। अभी प्रेरित व्यवहार की अगर बात करते हैं, परिवर्तनशील होता है। लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति अपने तरीकों को बदलता है और नई रणनीतियां अपनाता है, जैसे नोट्स बनाना, अगला किताब पढ़ना, गुरु से मार्गदर्शन लेना, गलत तरीका छोड़कर सही तरीका को अपनाना, यानी व्यवहार में लचीलापन को क्या करता है, ये लोग लाते हैं। अभी प्रेरित व्यवहार में चिंता पाई जाती है। अभी प्रेरित व्यवहार में क्या तो चिंता पाई जाती है। लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति क्या करता है, चिंतित रहता है, बेचैन रहता है, मानसिक रूप से क्या रहता है, व्यस्त रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि परीक्षा में तैयारी जब आप करने के लिए बैठ जाते हो तो आपको भूख नहीं लगता है। भूख क्या होता है, भूख आपको कम लगता है, नींद कम आता है, हर समय परीक्षा का क्या रहता है, ख्याल रहता है। और हर समय क्या रहता है, हर समय आपको परीक्षा का ख्याल आता ही रहता है। यह चिंता तभी समाप्त होती है जब तक कि लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। और ये चिंता कब समाप्त होती है, जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। अभी प्रेरणा से समायोजन होता है। ठीक है, अभी प्रेरणा से क्या होता है, समायोजन होता है। और लक्ष्य प्राप्त होने पर कह सकते हो कि व्यक्ति को संतोष मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। इससे व्यक्ति का क्या होता है, मानसिक संतुलन और सामाजिक समायोजन होता है। इससे व्यक्ति क्या होता है, मानसिक संतुलन और सामाजिक समायोजन होता है। अभी प्रेरणा और सीखने का संबंध बनता है। और अभिप्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं होता है। और अभिप्रेरणा के बिना सीखना संभव क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। यही सीख भी लिया जाए तो वह अस्थायी नहीं होता है। और यही सीख लिया जाए तो क्या होता है, वह अस्थायी नहीं होता है। रुचिपूर्ण सीखना यानी आनंददायक होता है और अस्थायी होता है, जीवन में उपयोगी होता है। और कह सकते हो जबरदस्ती सीखना बोझ जैसा लगता है और जल्दी भूल जाता है और जीवन में ये काम नहीं आता। यानी कह सकते हो कि अभिप्रेरणा से व्यक्ति क्या करता है, नई चीज़ें सीखता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है।
जो जीवन उपयोगी आपको बनाता है। लेकिन वही ज़बरदस्ती सीखने को कोई मजबूर कर रहा तो आप सीख नहीं पाओगे, बल्कि क्या होता है, बल्कि आपके जीवन में ये काम नहीं आता है और जल्दी ही आप सब कुछ क्या तो भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, रुचि से पढ़ने वाला विद्यार्थी बिना डर के पढ़ता है और नियमित अध्ययन करता है और परीक्षा को बोझ नहीं मानता है। ठीक है। अभिप्रेरणा का सामाजिक और कह सकते हो व्यवहारिक महत्व क्या है? अभिप्रेरणा का सामाजिक और व्यवहारिक महत्व को समझे तो क्या है? तो देखो देखो, इस सबको क्या करना है, समझना है अपने भाषा में। इस सबको क्या करना है, समझना है अपनी भाषा में। इसलिए आसान भाषा में तोड़ के लाएं। अगर आप इजी नोट्स उठाओगे ना, वहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो इसको अपनी भाषा में समझना है। तो अभिप्रेरणा का सामाजिक और व्यवहारिक महत्व शिक्षा में अगर देखा जाए तो विद्यार्थी में रुचि का जगाना सबसे जरूरी होता है। रुचि से पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिक सफल होते हैं। ठीक है। यानी आपके अंदर अभिप्रेरणा होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में देखा जाए तो जानबूझकर अपराध या अनजाने में अपराध हो गया। ठीक है। और दोनों में दंड अलग अलग होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो ये होता है कि जानबूझकर अपराध और अनजाने में अपराध। तो अगर अनजाने में अपराध हो गया आपसे तो आपको सजा कम दिया जाएगा, और जानबूझकर किया हो तो आपको सजा ठीक ठाक दिया जाएगा। अगला क्या है, मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या है मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत? तो बात करते हैं कि आधुनिक अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर परंपरागत सिद्धांत तो पूरी तरह से भिन्न है। यानी जो आधुनिक प्रेरणा कह सकते हो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसमें अगर देखा जाए तो जो आपके परंपरागत यानी जो सदियों से नियम चला आ रहा है वो बिल्कुल भिन्न है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो श्रमिक काम करने से मन चुराता है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो जो श्रमिक होता है, जो काम करने वाला था, वो काम करने से क्या करता है, मन चुराता है। अतः उन्हें डर भी लगता है और बल का ही प्रयोग करके कार्य कराया जा सकता है। उसको डरा करके और बल का प्रयोग करके क्या क्या कार्य कराया जा सकता है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो अधीनस्थों को अभी प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अधिक से अधिक उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि प्रबंधकों को आवश्यक कह सकते हो कि या फिर कह सकते हो अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और श्रमिकों को कार्य करने का अच्छा वातावरण देना चाहिए। यानी यहाँ पर कह रहा है कि भैया कि इसका पुराना अगर प्रयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ये थोड़ा सा टफ होता है। पहले क्या होता था, अनावश्यक तरीके से टॉर्चर करना, गाली देना, मारना, मतलब जबरदस्ती काम कराया जाता था। अब क्या होता है, अब खुला माहौल दिया जाता है और आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई आप काम कैसे करोगे। तो श्रमिकों को कार्य करने का अच्छा वातावरण देना चाहिए, जिससे प्रत्येक श्रमिक अपनी योग्यता और प्रयासों का उपयोग करके अपनी योग्यता को और बढ़ाने का प्रयास करे। ठीक है। इसमें देखते हैं शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस श्रेणी में क्या होता है, इस श्रेणी में आवश्यकताएं आती हैं कि मनुष्य जीवित रहने के लिए, ध्यान देना, जीवित रहने के लिए आवश्यक समझता है। ठीक है। उन्हें सर्वप्रथम पूरा किया जा सकता है। उन्हें सर्वप्रथम क्या क्या पूरा किया जा सकता है, जैसे खाना खाना, मकान रहने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, तथा कह सकते हो आराम करने के लिए निद्रा। ठीक है। तो खाना खाने के लिए, मकान रहने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए तथा आराम करने के लिए निद्रा, इन सब देता है। सुरक्षा की आवश्यकता की बात करें तो शरीर विज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मनुष्य अपनी सुरक्षा की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। सुरक्षा की आवश्यकताओं में भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा आती है। सुरक्षा की आवश्यकताओं में क्या आती है, भौतिक, आर्थिक और कह सकते हो मनोवैज्ञानिक सुरक्षाएं आती है। भौतिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या होता है, दुर्घटनाओं से क्या होता है, सुरक्षा, आक्रमण। ठीक है। दुर्घटनाओं से सुरक्षा, आक्रमण, बीमारी तथा अन्य कह सकते हो अदृश्य स्थितियां या आर्थिक सुरक्षा, यहाँ रोजगार की सुरक्षा, बुढ़ापे और कह सकते हो व्यवस्था करना आदि हो गया। तो मनोवैज्ञानिक कह सकते हो आवश्यकताओं में अपने सम्मान को बनाने के लिए क्या होता है, संबंध आवश्यक होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं सामाजिक आवश्यकता क्या होती है। तो सामाजिक आवश्यकता कह सकते हो कि एक मनुष्य कह सकते हो सामाजिक प्राणी है और वह समाज की कह सकते हो सम्मानता पूर्वक जो है वो क्या कहता है, समाज में सम्मानता पूर्वक क्या करता है, रहना चाहता है। इसलिए वह आवश्यकता हो गया और उसके मित्र और रिश्तेदार ये सब होने चाहिए, साथ ही साथ अपने सुख और दुख को वो बांट सके। तो सामाजिक आवश्यकता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने सुख और दुख को बांटने के लिए उसको समाज में रहना जरूरी है। और समाज में क्या, समाज में कई तरह के व्यक्ति रहते हैं, उसके दोस्त भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं, परिवार भी हैं, ये सारे के सारे हैं। तो वह अपने सुख और दुख को बांट सके। मास्लो ने इन आवश्यकताओं को क्या किया है, 30 स्थान पर क्या किया, संभाल कर रखा है। बात करते हैं सम्मान और अवस्था और वस्तु स्थिति भावना की आवश्यकता। इन्हें मनुष्य को क्या करती है, भावना की आवश्यकताएं भी कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक प्राणी समाज में क्या होता है, उच्च स्थान पाना चाहता है, जिससे उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के सम्मान की बात कर रहा है, व्यक्ति के मान सम्मान की बात कर रहा है, व्यक्ति के हर एक क्रियाकलाप की बात कर रहा है। ठीक है। स्वयं की गतिमान आवश्यकताएं, सबसे अंत में मनुष्य अपनी गतिमान आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करना चाहता है। इसका अर्थ होता है कि एक आदमी को वही बन जाना चाहिए जिसके लिए वह बनने योग्य है। थ्री बोला है ना कि आप जो बनना चाहते हो आप वही बनो। मुझे बोला ना कि आप जो बनना चाहते हो आप वही बनो।
ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि स्वयं की गतिमान आवश्यकता यानी खुद को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अंत में मनुष्य अपनी गतिमान आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक आदमी को वही बन जाना चाहिए जिसके बनने की योग्यता उसमें है। जैसे कि एक संगीतकार एक अच्छा संगीतकार बनना चाहता है, एक कलाकार चित्रकार अच्छा कलाकार बनना चाहता है, जिससे वह क्या है, रचनात्मक कला प्रवृत्ति बन सकता है। मास्लो के सिद्धांत में निष्कर्ष सामने आए हैं। कैसे? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी मनुष्य है तो वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। इन आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, और इस आवश्यकता को क्या किया जा सकता है, 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। इन आवश्यकताओं की प्राथमिकता अस्थायी नहीं है, क्योंकि विभिन्न मनुष्यों की विभिन्न क्या होती है, प्राथमिकताएं हो सकती हैं। अगला 11 क्वेश्चन की बात करें, संवेग किसे कहते हैं? संवेग में होने वाले शारीरिक कह सकते हो यानी दैहिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो बात करते हैं, क्रोध हो गया, भय हो गया, नफरत हो गया, इस सब का जो अनुभव को ही क्या करते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग का मतलब कह सकते हो कि इमोशंस की हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इसकी बात करते हैं बच्चा मेरे, हम लोग थोड़े से बात करते हैं इमोशंस की बात करते हैं। तो क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रेम हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, ठीक है, आदि के अनुभवों को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग एक उपद्रव की अवस्था है। संवेग क्या है? एक उपद्रव की अवस्था है, और इस अवस्था में व्यक्ति की मानसिक और कह सकते हो कि शारीरिक क्रियाओं में क्या होता है, अंतर आ जाते हैं। और कह सकते हो कि इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में क्या होते हैं, अंतर आ जाते हैं, और वह अपनी समस्या स्थिति क्या करता है, खो देता है, और वो अपनी समस्या स्थिति को क्या करता है, खो भी देता है। वह संवेगा कह सकते हो, वो संवेगावस्था में क्या होता है, बिना सोचे विचारे ही क्या करता है, कार्य कर देता है। और संवेगावस्था में क्या होता है, बिना सोचे विचारे क्या करता है, कार्य कर देता है, जिसके लिए कभी कभी बाद में पछताना भी क्या करता है, उसे पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक संवेग में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। प्रत्येक संवेग में क्या होता है, व्यक्ति उत्तेजित भी हो जाता है। ठीक है, और कह सकते हो परिणाम स्वरूप वह अपनी समस्या कह सकते हो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता है, और परिणाम स्वरूप वो अपने सामान्य स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। संवेग का प्रदर्शन 3 प्रकार के परिवर्तनों से होता है। पहला चेतना परिवर्तन, बाह्य व्यवहार में परिवर्तन, और आंतरिक क्रियाओं में परिवर्तन। चेतना का मतलब हो गया जो व्यक्ति जानता है, जो व्यक्ति जानता है उसमें परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, और बाह्य व्यवहार में परिवर्तन यानी आपके बाहरी एक्टिविटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, और आंतरिक यानी आप इंटरनली जो चेंज हो रहे हो, ये उसकी बातें कर रहा है। तो चेतना परिवर्तन को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, संवेग के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे क्रोध, भय, दुख, खुशी, जब व्यक्ति किसी संवेग की अवस्था में होता है तो वह उसकी चेतना यानी सोचने समझने की स्थिति बदल जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि संवेग के समय व्यक्ति की चेतना में क्या परिवर्तन होता है। संवेग के अध्ययन में कठिनाई की बात करते हैं तो संवेग के अध्ययन के लिए पहले अंतर दर्शन विधि अपनाने की क्या होती कोशिश की गई है। अंतर दर्शन विधि क्या होता है, जब व्यक्ति अपने ही मन की अवस्था पर ध्यान देकर उसका अध्ययन करता है तो उसे अंतर दर्शन क्या कहते हैं, उसे अंतर दर्शन कहते हैं। समस्या क्या आई है, यानी जैसे कि व्यक्ति अपने संवेग पर क्या करता है, ध्यान देता है, संवेग खत्म हो जाता है। जैसे व्यक्ति अपने संवेग पर ध्यान देता है तो संवेग क्या होता है, खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत गुस्से में हैं और उसी समय सोचने लगे मैं गुस्से में क्यों हूं, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। अक्सर हम ये किया करते हैं, जब भी गुस्से में रहते हैं तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं आखिरकार गुस्से में क्यों हूँ, तो इससे क्या होता है, गुस्सा धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना शुरू होता है। इसलिए संवेग के समय उसी कह सकते हो क्षण उसका अध्ययन करना भी क्या होता है, संभव हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। पश्चात दर्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, रेट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कह सकते हो कि इसमें इस कठिनाई के कारण मनोवैज्ञानिक ने संवेग बीत जाने के बाद इमोशंस की बात करते हैं, जहां दुख, दर्द और तकलीफ की बात करते हैं, बीत जाने के बाद उस अनुभव को याद करके अध्ययन किया, जिसे पश्चात दर्शन भी क्या क्या कहा गया। ठीक है, संवेग की अवस्था में चेतना में होने वाले परिवर्तन अध्ययनों से यह पता चलता है कि संवेग के समय व्यक्ति की चेतना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। चेतना समझ रहे हो ना, चेतना यानी आप हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, यही चेतना है। ठीक है, केवल संवेग पर केंद्रित हो जाता है। संवेग की अवस्था में देखा जाए तो व्यक्ति का पूरा ध्यान उसी भाव पर टिक जाता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे हो तो आपका ध्यान क्या है, पूरा उसी पर टिका रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में व्यक्ति को सिर्फ वही बात याद रहती है जिसने उसे गुस्सा दिलाया है, आसपास की बातें उसे दिखाई या सुनाई नहीं देती है। तो जब व्यक्ति गुस्से में रहेगा ना तो उसको आसपास की बातें दिखाई या सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उसका पूरा फोकस क्या है, उसी पर है। सिनेमा हॉल में जब तुम मूवी देखने जाते हो तो आपको आसपास का कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है कौन है, बस सीधा मूवी फोकस रहता है। ठीक है, तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है। संवेग के समय में देखा जाए तो व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता है।
संवेग में अगर देखा जाए तो व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता है, ठीक है। सही गलत का निर्णय क्या होता है इसमें, कमजोर हो जाता है। और सही गलत का निर्णय जो होता है वो क्या होता है इसमें, कमजोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में आदमी बिना सोचे समझे बोल देता है, बाद में क्या होता है, पछताता है। और जो गुस्से में होता है वो आदमी क्या होता है, बिना सोचे समझे बोल देता है और बाद में क्या होता है, पछताता भी है। बाह्य व्यवहार में परिवर्तन की अगर बात किया जाए इसमें, तो कह सकते हो कि जब व्यक्ति किसी संवेग जैसे क्रोध, भय और खुशी या दुख या प्रेम की अवस्था में होता है, तब उससे के शरीर के बाहर दिखाई देने वाला व्यवहार में कई परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं, बाह्य व्यवहार परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे मुखमंडलीय परिवर्तन, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। मुखमंडलीय परिवर्तन, इसमें क्या होता है, संवेग की अवस्था में सबसे पहले चेहरे पर परिवर्तन दिखा देता है। जब भी आपके इमोशंस होंगे तो वो कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप स्माइल कर रहे हो, आप उदास हो, तो ये क्या दिखाई देगा, आपके चेहरे पर सबसे पहले क्या होगा, ये कह सकते हो एक्सप्रेशन दिखा देगा। तो संवेग की अवस्था में देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, चेहरे पर परिवर्तन दिखा देता है। हम अक्सर किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि वो खुश है या दुखी है। हम अक्सर किसी व्यक्ति का चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि वो क्या है, वो खुश है कि दुख है, कि गुस्से में है या फिर डरा हुआ है, ठीक है। चेहरे पर होने वाले परिवर्तन क्या करता है, चेहरे की बनावट को क्या करता है, बदल देता है। चेहरे का रंग क्या होता है, बदल जाता है। भौहें चढ़ जाती हैं, होठ कांपने लगते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है। तो इसको कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से क्या करना, पता कर लेना। यही संवेग होता है, इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में आंख लाल हो जाता है, खुश में चेहरे पर मुस्कान आता है, और डर में चेहरा क्या होता है, पीला पड़े। तो कहता है अभी तुम्हारा चेहरा पीला काहे पड़ गया, तो डर में इंसान का चेहरा क्या था, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। डार्विन, फर्नबर्गर हो गया, ठीक है, लैंडिस, ये सब जो कह सकते हो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, चेहरे के भावों पर अध्ययन किया और उसके प्रयोगों से यह बात सामने आया है कि केवल चेहरे को देखकर संवेग की सही पहचान करना हमेशा संभव नहीं होता, क्योंकि एक ही चेहरे के भाव को अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग संवेग मान लेते हैं। फिर क्या होता है, वाणी में परिवर्तन की बात करते हैं। समय के समय व्यक्ति की आवाज और बोलने का तरीका भी क्या होता है, बदल जाता है। समय के समय क्या होता है, व्यक्ति का आवाज और बोलने का तरीका भी क्या होता है, ये बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध में व्यक्ति जोर जोर से बोलता है या चिल्लाता है। दुख में व्यक्ति क्या करता है, रोता है या सिसकने लगता है। प्रेम में आवाजें जो होती है वो बहुत मधुर हो जाती है, और भय में आवाजें क्या होता है, कांपने लगता है। ये सब संवेग के क्या है, टाइप्स हैं। तो कभी कभी संवेग में भ्रम भी हो जाता है। अत्यधिक खुशी में क्या होता है, लोग रोने भी लगता है। तो अब ये थोड़ी नहीं है कि वो दुखी है तो वो रो रहा है। अधिक क्या होता है, कभी कभी अत्यधिक खुशी में क्या होता है, व्यक्ति रोने भी लगता है, जिससे दुख देखकर दूसरा व्यक्ति को लगता है कि बेचारा लगता है बहुत दुखी है, ठीक है। इसलिए केवल आवाज के आधार पर भी संवेग का सही पहचान कर पाना ठीक नहीं होता है। बात करते हैं शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन। तो संवेग की अवस्था में शरीर की मुद्रा, जैसे खड़े होना, बैठना, चलने का तरीका, ये सब क्या होता है, बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो गुस्से में व्यक्ति सीना तान कर खड़ा होता है। गुस्से में जो होता है व्यक्ति क्या होता है, सीना तान कर खड़ा होता है। डर में व्यक्ति क्या होता है, दुबक जाता है। डर में व्यक्ति क्या होता है, दुबक जाता है या भागने लगता है। खुशी में सिर ऊंचा और शरीर सीधा हो जाता है। और खुशी में क्या होता है, सिर ऊंचा होता है और शरीर क्या होता है, सीधा हो जाता है। और दुख में शरीर क्या होता है, झुक जाता है। और दुख में देखा जाए तो शरीर क्या होता है, झुक जाता है। तो यह भी देखा गया है कि अलग अलग व्यक्ति एक ही संवेग में अलग अलग क्या करता है, व्यवहार करता है। तो देखा यह भी गया कि अलग अलग व्यक्ति एक ही कह सकते हो कि एक ही संवेग में क्या होता है, अलग व्यवहार करता है। संस्कृति का भी क्या होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। और देखा जाता है संस्कृति का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए केवल शारीरिक मुद्रा से ही संवेग की पूरी पहचान संभव नहीं है। और इसलिए देखा जाए तो शारीरिक मुद्रा से ही संवेग का पूरा कह सकते हो कि पहचान संभव नहीं होता है। आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों में कह सकते हो बदलाव। तो संवेग के समय शरीर के भीतर कई परिवर्तन आते हैं जो कि कह सकते हो सीधा दिखाई देते हैं। इस अध्ययन को कह सकते हो जो कि सीधा दिखाई देता है, माफ करना, जो कि सीधा दिखाई नहीं देता है। और इसका अध्ययन विशेष वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा करता है। जैसे सांस की गति में परिवर्तन, दुख में सांस धीमी हो जाती है और क्रोध में सांसें क्या होती है, तेज चलती है, ठीक है। हृदय की गति में परिवर्तन, अधिकतर संवेगों में क्या होता है, हृदय की धड़कन तेज होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक कहते भय की वजह से दिल की धड़कन क्या होती है, धीमी भी हो जाती है। नाड़ी की गति में परिवर्तन, ये नाड़ी जो होता है, ठीक है, नाड़ी गति में समय के समय नाड़ी तेज या धीमी भी हो सकती है। रक्त संचार में परिवर्तन, सामान्यतः रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और भय में कभी कभी रक्त संचार क्या होता है, धीमा भी हो जाता है। और भय में जो होता है वो रक्त संचार क्या होता है, कभी कभी धीमा भी हो जाता है। तो रक्त संचार में क्या होता है, परिवर्तन भी देखने को मिलता है, यानी क्रोध या तनाव में रक्त संचार क्या होता है, बढ़ भी सकता है। रक्त के रासायनिक दबाव में परिवर्तन, यानी संवेग के समय रक्त में क्या होता है, रक्त के बहाव बदलाव, ये सब क्या होता है, शरीर को अतिरिक्त शक्तियां मिलती हैं। और रस पाक की बात करते हैं, सलाइव की बात करते हैं परिवर्तन। क्रोध और भय आने पर रस पाक यानी सलाइवा यानी लार की बात करते हैं।
में परिवर्तन होता है, प्रेम में कई विशेष परिवर्तन नहीं होते, और प्रेम में कई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं होते। अब अगला बात करते हैं पाचन क्रिया में परिवर्तन। संवेग का यानी जो है, देख लो संवेग, भैया इमोशंस देख लो कितने ढेर सारे हैं, कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ता है, क्यों व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, ये सब चीज यहाँ दिया हुआ है। तो पाचन प्रक्रिया में क्या था, परिवर्तन होता है। संवेग का पाचन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कभी पाचन बंद हो जाता है, कभी धीमा पड़ जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय गुस्सा या दुख नहीं करना चाहिए। अगर खाना खाते समय गुस्से में हो या दुख में हो तो आपका डाइजेशन गड़बड़ा सकता है, और खासकर वो खाना पचेगा नहीं। तत्वों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, सिरहन होना। और इमोशंस क्या होता है, आपके तत्वों में क्या होगा, प्रतिक्रियाएं आएंगी, जैसे पसीना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सिरहन आएगा। ग्रंथियों की क्रिया में परिवर्तन, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, ठीक है, और पसीने की ग्रंथि, ये सब चेंज हो जाएंगे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संवेग के सैटर सिंगर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो संवेग के सैस्टर सिंगर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक कह सकते हो सिद्धांत का विवेचना कीजिए, क्या है। तो सैस्टर सिंगर का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो 1962 में पारित किया गया। कब किया गया, 1962 में पारित किया गया। और सेस्टर और सिंगर के अनुसार देखा जाए तो संवेग केवल शरीर की उत्तेजना से नहीं, बल्कि परिस्थिति को हम कैसे समझते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं, इस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। खासकर मुख्य बातें देखा जाए तो संवेग क्या करता है, शरीर की उत्तेजना हो गया प्लस परिस्थिति का संज्ञान हो गया। परिस्थिति का संज्ञान है समझ और मूल्यांकन। इसी कारण इसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो टू फैक्टर थ्योरी की अगर बात किया जाए तो किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेस्टर के सिंगर के फंक्शन को क्या कहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। सिद्धांत का अर्थ देखा जाए थोड़ा आसान भाषा में, तो परिस्थिति इसमें क्या करता है, दिखाई देता है। शरीर में क्या होते हैं, उत्तेजनाएं होती है, जैसे दिल का धड़कन तेज होना, पसीना आना। हम उस उत्तेजना को समझकर नाम देते हैं, जैसे डर हो गया, ठीक है, खुशी है, गुस्सा है आदि। यही क्या करते हैं, नाम देना संज्ञान कहलाता है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष की अगर बात करें तो एक जैसा शारीरिक उत्तेजना होने पर भी अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग संवेग अनुभव कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति में परिस्थिति की समझ बदलने पर संवेग भी क्या होता है, बदल जाता है। एक ही कह सकते हो कि परिस्थिति की जो समझ है बदलने पर क्या होता है, संवेग में भी बदलाव आ जाता है। सेस्टर सिंगर का प्रयोग अगर देखा जाए, एक्सपेरिमेंट की अगर बात किया जाए तो प्रयोग यानी कॉलेज के छात्रों पर देखा जाए प्रक्रिया में, तो छात्रों को एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया गया, जिससे सभी में क्या हुआ, समान शारीरिक उत्तेजनाएं, उत्तेजन की अगर बात करते हैं, दिया गया। समूह बनाए गए, एक समूह में इंजेक्शन के प्रभाव के बारे में नहीं बताया गया, दूसरे समूह में उसके प्रभाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई। दोनों परिस्थितियां बनाई गई, खुशी वाली परिस्थिति और क्रोध वाली परिस्थिति भी है। परिणाम, जिन्हें इंजेक्शन के प्रभाव के बारे में नहीं बताया गया था वे परिस्थिति के अनुसार खुश या क्रोधित हो गए, या जिन्हें प्रभाव बताया गया तो पहले जानकारी थी इसलिए वे संवेग नहीं दिखाए। निष्कर्ष, संवेग का आधार शरीर नहीं है बल्कि परिस्थिति समझा गया। संवेग का आधार कह सकते हो कि शरीर नहीं बल्कि क्या है, परिस्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरी सड़क है, अंधेरा रास्ता है और हथियारबंद व्यक्ति है, दिल की धड़कन क्या होगा, तेज हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है खतरा है, संवेग है यानी भय लग रहा है, ठीक है। उदाहरण, टेलीफोन की घंटी, आधी रात को फोन बजा, दिल तेजी से धड़का, डर लगा, पता चला गलत नंबर है डर खत्म, राहत महसूस हुआ। तीसरा, तार, टेलीग्राम की बात है, तार आया है, सुनते ही डर, ठीक है। तार पढ़ा, बेटे की सफलता की खबर आई, अब डर क्या है, खुशी बदल गया। शारीरिक उत्तेजना भी वही रही, यानी इंसान संज्ञान में क्या करता है, बदल जाता है। तो संज्ञान में क्या होता है, संज्ञान पर पूरा का पूरा मन डिपेंड करता है, वो किस तरीके से क्या करेगा, अपना एक्टिविटी करेगा, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया कैसे काम करती है, शरीर में उत्तेजना होती है, शरीर में क्या होता है, उत्तेजना होती है, मस्तिष्क तक संकेत जाता है, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव, स्मृति और परिस्थिति के आधार पर क्या करता है, संवेग का लेबन यानी नाम लगाता है, ठीक है। अब बात करें लाजारस का मत क्या है, लाजारस ने क्या बताया है संवेग के बारे में। संवेग का मतलब वही हो गया, दुख सुख चिंता, ठीक है, ये सब हो गया। तो संवेग का आधार मूल्यांकन क्या है, व्यक्ति यह भी सोचता है कि भविष्य में परिणाम क्या होगा। खतरे की आशंका, नकारात्मक संवेग होता है, जैसे डर दुख। लाभ की आशा यानी संवेगात्मक खुशी होगा, यानी सुख खुशी की बात करते हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की बात करते हैं तो स्पियर्समैन 1984 का प्रयोग की अगर बात करते हैं, तनावपूर्ण फिल्म दिखाई गई, अलग अलग समूहों से अलग अलग जानकारी मिली। परिणाम क्या हुआ, जिन्हें फिल्मों को अधिक खतरनाक बताया गया था उसमें संवेग अधिक था, ठीक है, और जिन्हें कम खतरनाक बताया गया तो उनमें संवेग क्या था, उनमें संवेग बहुत ही कम था। यानी कह सकते हो कि संज्ञान बदलने से संवेग क्या होता है, बदल सकता है। यानी आपको उसकी जानकारी हम अपने तरीके से देते हैं तो आपको संवेग बदल सकता है। संवेग पूरा का पूरा आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है, आप उसको देखते कैसे हो। बात करते हैं इसके सिद्धांत के गुण की बात करते हैं तो यह बताता है कि एक ही परिस्थिति में लोग अलग अलग संवेग क्यों अनुभव करते हैं।
शारीरिक उत्तेजना समान होने पर भी संवेग क्यों बदल जाते हैं? ठीक है, शारीरिक उत्तेजना समान होने पर भी संवेग क्या है, क्यों बदल जाते हैं? ठीक है। तीसरा, तीव्र और मंद दोनों संवेगों की व्याख्या करता है और मानव संवेगों को अच्छे ढंग से समझता है और शोध के लिए अत्यंत क्या है, ये उपयोगी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्या, यह था मेजर इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हैं बनने के, वे सारे क्वेश्चन है। टोटल 12 क्वेश्चन ये लॉन्ग के, यहीं से आपको शॉर्ट्स भी बन जाएंगे, आराम से शॉर्ट्स बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने छांट कर लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये पूरा मेहनत नहीं समझ सकते हो कि इस कंटेंट को लिखने में, बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि एग्जाम जाइएगा तो अच्छे से दीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जाइए, फाड़ के आइएगा पूरा इस सिस्टम, एग्जाम सब कुछ अच्छे से लिख के आइएगा। बस जितना मैंने वर्ड बताया है, फंक्शन बताया, उस फंक्शन को याद रखना है, उसी फंक्शन को अपने भाषा में भी जोड़ करके लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि सर जी जो आप बताएं वो टोटल नहीं, अपने भाषा में उसको लिख सकते हो, अपने भाषा में सबको जोड़ सकते हो, यहाँ से उठाकर वहाँ पे भी जोड़ के लिख सकते हो, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स होकर जाना है। संवेग जो मैंने आखिरी बताया उस संवेग को समझ के जाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।